जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रामकेश चौधरी। आज अपन बात करने वाले हैं अपने फ्लूइड मैकेनिक्स की। दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब है कि जो अपना सिलेबस है कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसको अपन इस सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं। देखने वाले क्या क्या है, मतलब अपने जो डिप्लोमा और डिग्री का जो सिलेबस है, राजस्थान जेई में जो सिलेबस दिया हुआ है डिपार्टमेंट ने, उस सिलेबस को कम्प्लीटली एक सिंगल वीडियो में पूरा का पूरा, और वो भी कितना क्वालिटिव, कितना कि जो इतना सिलेबस अपन पढ़ेंगे जिससे 100% चांस ये है कि जितना से अपन पढ़ेंगे उसमें से जो फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं सारे के सारे वहीं से मिल जाएंगे। इतनी गारंटी रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर अपन जो देखेंगे वो पूरा, हाँ, वीडियो है। अगर थोड़ा फास्ट मोड में हो तो आप उसको स्लो कर सकते हैं, और अगर स्लो हो तो उसको स्पीडाइज कर सकते हैं। कहाँ पे? यूट्यूब का फीचर रहता है प्लेबैक का, उससे। अगर आपको लगे, वास्तव में अगर आपको पूरा देखने के बाद लगे कि वाकई में क्वालिटी कंटेंट है और जो है आपके यूजफुल है, और दोस्तों 5-10 मिनट देख के जज मत कीजिएगा कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको पूरा देख लेंगे तो आशा है कि आपका जो कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। जो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक सिंगल लेक्चर है, लगभग 1.5 से 2 घंटे का रहेगा, इससे भी कम का होगा शायद। देखते हैं कितना होता है। लेकिन अगर आप इसको देख लोगे तो जितना सिलेबस अपने डिप्लोमा और डिग्री में जो दिया हुआ है, ये पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा एक सिंगल वीडियो फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो दोस्तों, आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आपको लगेगा कि आपका जो टाइम है वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, और एक क्वालिटी टाइम हुआ है। तो आशा है आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैकेनिक्स पे फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स होता है जो हम फ्लूइड पर स्टडी करते हैं, उसे फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, फ्लूइड और मैकेनिक्स। फ्लूइड किसे बोलेंगे? फ्लूइड वह होता है जिसमें फ्लो की एबिलिटी होती है, जो प्रेशर को डिफाइन करता है और शेयर स्ट्रेस में कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है। फ्लूइड किसे बोलते हैं? फ्लूइड वह हो गया जिसमें फ्लो की एबिलिटी है, जो प्रेशर को डिफाइन कर रहा है और जो कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है, किसमें? शेयर स्ट्रेस में। दूसरा शब्द आता है अपने पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स वह होती है जो किसी भी बॉडी पर फोर्स की एनालिसिस करे। कंडीशन है जब बॉडी स्टैटिक है या मोशन में है, फोर्स का एनालिसिस कर रहे हैं हम किसी बॉडी पर। मैकेनिक्स क्या हो गया? फोर्स का एनालिसिस कर रहे हैं हम किसी बॉडी पर जब बॉडी स्टैटिक है या मोशन में है। अगली बात करते हैं हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज की। हम अगर कोई भी चीज को जानते हैं तो उसको जानने के लिए उसके गुणों को देखना पड़ता है। तो अब हम आज फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड्स के लिए अपन को जरूरत पड़ती है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज की। फ्लूइड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? फ्लूइड में प्रॉपर्टीज होती है डेंसिटी, फ्लूइड में प्रॉपर्टी होती है वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी और सरफेस टेंशन। ये सब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती है। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं फ्लूइड के मैकेनिक्स की। फ्लूइड की मैकेनिक्स क्या होती है, किस टाइप की मैकेनिक्स होती है? फ्लूइड की 4 टाइप की मैकेनिक्स होती है। फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनेमिक, काइनेटिक और काइनेमेटिक्स। अब ये स्टैटिक अपन ने यहाँ दिख रहा है कि फ्लूइड की 4 मैकेनिक्स है: स्टैटिक, डायनेमिक, काइनेटिक और काइनेमेटिक। स्टैटिक क्या हो गया? स्टैटिक वो हो गया जिसमें फ्लूइड का स्थिर अवस्था में अध्ययन करेंगे। डायनेमिक क्या हो गया? जिसमें गतिशील अवस्था में फ्लूइड का अध्ययन करेंगे। काइनेटिक क्या हो गया? जिसमें फ्लूइड की वेलोसिटी का अपन अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके जो जिस वजह से वो बह रहा है, जिस वजह से वो फ्लो हो रहा है, उसकी कंडीशन भी देखेंगे कि वो किस वजह से बह रहा है, इसके कारण का भी पता करेंगे। फ्लूइड काइनेमेटिक में जबकि ऐसा नहीं होता है। फ्लूइड काइनेमेटिक में अपन उसकी वेलोसिटी का अध्ययन करते हैं, जबकि उसके कारण का हमें कोई मतलब नहीं रहता, और किस वजह से बह रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये हो गया फ्लूइड काइनेमेटिक। अब अपन बात करते हैं फ्लूइड की प्रॉपर्टीज की। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को अपन एक एक करके देखते हैं। फ्लूइड की पहली प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी, जिसको मास डेंसिटी या वेट मास डेंसिटी या घनत्व बोलते हैं। डेंसिटी क्या होता है? इकाई आयतन में जितना वॉल्यूम, जितना मास होगा, इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान होगा, यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे अपन डेंसिटी। इसको रो से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है, और इसको लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ये इसका फॉर्मूला हो गया। मतलब मास और वॉल्यूम के रेशो क्या बोलते हैं अपन? डेंसिटी। मास को अपन देखते हैं केजी में, और वॉल्यूम को लिखते हैं मीटर क्यूब। तो ये इसकी यूनिट हो गई। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि ये कब, किस कंडीशन पे अपन इसको डेंसिटी बोलेंगे? ये है कि प्रेशर और टेम्परेचर, इन दोनों का फंक्शन होता है। मतलब एक फिक्स, एक निश्चित प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए, निश्चित प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए, तब उसका मास और वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? डेंसिटी। अब वाटर की डेंसिटी को अपन देखते हैं कि 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ये कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटीएम पर। अपन बात कर रहे हैं वाटर की, वाटर की बात कर रहे हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटीएम पर कितनी हो गई? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ऐसे ही अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ाएं, जैसे इसको कर दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको कर दिया 1 एटीएम, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसमें वेरिएशन आएगा छोटा सा, ये हो जाएगा 998 केजी पर मीटर क्यूब। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, 4 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो इसका डेंसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई।
अब ऐसे ही प्रेशर चेंज करके देखते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 100 एटीएम, तो क्या हो जाएगा, तब इसमें चेंज हो जाएगा 1003 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि हमने प्रेशर बढ़ाया तो इसमें 1000 के अप्रोक्स लगभग 3 यूनिट का वेरिएशन आया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो इसमें 2 यूनिट का वेरिएशन आया। मतलब टोटल वेरिएशन कितना हो गया, डेल्टा रो कितना हो गया, 5 kg पर मीटर क्यूब, इतना सा वेरिएशन आया इसमें। अब इसकी एक कंडीशन होती है कि हम वाटर को कंप्रेसिबल और अनकंप्रेसिबल कब बोल सकते हैं। कंप्रेसिबल मतलब जिसको प्रेस किया जा सके, और अनकंप्रेसिबल मतलब जिसे प्रेस नहीं किया जा सके। तो अब यहाँ पे डेल्टा रो अपॉन रो का जो रेशियो आता है और इसकी जो परसेंटेज निकलती है, ये अगर 5% से कम है तो इसको हम बोलेंगे अनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इसको क्या बोलेंगे अपन, अनकंप्रेसिबल फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है। वेट डेंसिटी, अब क्या हो गया, वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट भी से बोलते हैं अपन, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये हो जाता है वेट अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो आता है, वेट अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो आता है उसे क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट। ठीक है। अब आप सभी जानते हो कि वेट को अपन लिख देते हैं W बराबर mg, मास अपॉन ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट आता है उसको अपन वेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन रख के देखते हैं ओमेगा बराबर mg अपॉन v, वॉल्यूम का भी m अपॉन v। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि रो बराबर होता है m अपॉन v, तो यहाँ पे अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा बराबर रो जी। तो ये एक रिलेशन आ गया किसमें, स्पेसिफिक वेट और मास डेंसिटी में। स्पेसिफिक वेट और मास डेंसिटी में एक रिलेशन आ गया। इस रिलेशन से अपन क्या चेक कर सकते हैं, मतलब किसी भी मेन पोर्शन में अगर उसका मास डेंसिटी दे रखी है तो अपन उसकी वेट डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। अगली प्रॉपर्टी है इसकी जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है मास डेंसिटी का इनवर्स। मास डेंसिटी का इनवर्स, यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, V अपॉन m। मतलब वॉल्यूम और मास का जो रेशियो आता है उसको क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहां से भी यही है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर उसमें दिया हुआ है और अपन उनको डेंसिटी निकालनी है, तो यहां से अपन इस फॉर्मूले को यूज करके उसकी डेंसिटी निकाल लेंगे। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगली क्या आती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको x से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, ये रेशियो होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली क्या होती है, रेशियो होती है डेंसिटी की। कोई भी फ्लूइड है जिसका अपन को स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो उस फ्लूइड की डेंसिटी और स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी का रेशियो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये हो गया। मतलब यहां पे क्या लिख सकते हैं अपन, S बराबर रो अपॉन रो S। स्टैंडर्ड में क्या लेंगे अपन, स्टैंडर्ड में अगर लिक्विड की बात करेंगे तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, और अगर एयर की बात करेंगे तो 1.23 kg पर मीटर क्यूब। ये तो कब हो गया, जब अपन लिक्विड की बात कर रहे हैं और जब अपन गैस की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डाटा कब लेंगे अपन नीचे 1000 kg पर मीटर क्यूब, जब हम किसी लिक्विड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी है, और जब हम यहाँ पर किसी गैस की डेंसिटी है तो अपन एयर के लिए एयर की ये डेंसिटी यूज में लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब अपन चलते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी पर। अगली प्रॉपर्टी क्या है, फ्लूइड की अगली प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही खास प्रॉपर्टी है जिसको अपन बेसिकली डेली जीवन में देखते हैं। जैसे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन रेजिस्टिंग मूवमेंट है। जैसे एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फिसल रही है तो उसको रोकने के लिए जो फोर्स लग रहा है, जो अपोजिशन फोर्स लग रहा है, उसको अपन फ्रिक्शन बोलते हैं। सेम ऐसे ही इसकी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की जिसको अपन बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं उसको, विस्कोसिटी। इसको अपन म्यू से डिनोट करते हैं। विस्कोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। विस्कोसिटी क्या हो गई, फ्लूइड की एक लेयर फ्लूइड की दो क्रमागत लेयर का एक लेयर का दूसरी लेयर पर फिसलने के अपोजिशन का जो फोर्स डेवलप होगा ना, इसके विरोध करने के लिए जो फोर्स उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बराबर होता है टो अपॉन डी अपॉन डी वाई। अब ये कहां से आए, ये सब इसकी बात करते हैं अपन कि म्यू बराबर टो डी अपॉन डी वाई कहां से आए। बेसिकली एक वैज्ञानिक थे न्यूटन, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया
उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, न्यूटन का शैंताला नियम, न्यूटन का शैंताला नियम जिसको क्या बोलते हैं, न्यूटन का शैंताला नियम। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी फ्लूइड पर शेयर स्ट्रेस लग रहा है तो उसकी डिफॉर्मेशन उसका शेयर डिफॉर्मेशन आएगा ना, शेयर डिफॉर्मेशन रेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उस पर लगने वाले शेयर स्ट्रेस के। और अगर प्रोपोर्शनल हटा देगा तो क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो गया, d∅/dt। d∅/dt क्या हो गया यहाँ पे, d∅/dt है डिफॉर्मेशन रेट, शेयर डिफॉर्मेशन रेट, शेयर डिफॉर्मेशन रेट कर्तन विकृति की दर। ये आइजैक न्यूटन ने बोला कि कर्तन विकृति की दर होगी जो उस पर लगने वाले शेयर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब ये है d∅/dt, एक रिलेशन होता है d∅/dt बराबर du/dy। इस रिलेशन से अपन यहां पर तो को रिप्लेस कर देंगे, तो बराबर म्यू du/dy, तो बराबर म्यू du/dy, ये आ गया अपने यहां पर। अब बेसिक सी बात है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि यार ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये कहां। तो इस रिलेशन के लिए अपन यहां पर देखते हैं कि d∅/dt बराबर du/dy। अपन देखते हैं कि रिलेशन कहां से आया, इस रिलेशन को अपन चेक करते हैं। तो अपन जानते हैं कि फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर पर बह रही है, तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तो उनकी वेलोसिटी क्या है, कम होती जाती है। तो हम मान लेते हैं कि ये फ्लूइड की एक लेयर है और ये कोई दूसरी लेयर है, ये हो गई पोजीशन 1 और ये हो गई पोजीशन 2। तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली v/dt और इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली u/dt। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई dy और इसकी यहां से डिस्टेंस हो गई बेस से कितनी, y। तो इसकी वेलोसिटी का अगर कर्व देखेंगे अपन तो इस तरीके से जाएगा, धीरे धीरे यहाँ की वेलोसिटी कम होती जा रही है, जो इसके कांटेक्ट में होगी उसकी वेलोसिटी कम है, धीरे धीरे जैसे जैसे कर्व बढ़ते जा रहे हैं उस लेयर की वेलोसिटी उतनी बढ़ती जा रही है। अब अपन इसका एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो एक ट्रायंगल बन रहा है अपने पास, एक ट्रायंगल बन रहा है जिसको अपन ने नाम दे दिया ABC। इसमें ये एंगल है, इसको मान लेते हैं अपन d∅, स्मॉल एंगल है तो इसको अपन ने क्या मान लिया, d∅। अब ये एंगल d∅ है, ये BC है, ये AB है और ये AC है, तो इसमें अप्लाई करो tan d∅ बराबर क्या हो जाएगा, इसकी पूरी लेयर की वेलोसिटी u/dt है, लेकिन इस इतने से स्मॉल से एलिमेंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस स्मॉल से एलिमेंट की वेलोसिटी अपन ने मान ली du/dt। एक छोटा सा एलिमेंट अपन ले रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या मान ली अपन ने, du/dt। पूरी की वेलोसिटी u/dt है, स्मॉल से की ले लेंगे तो अपन du/dt हो जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, du/dt/dy। ये तो सभी जानते होंगे, SCT बराबर लाल बटा कक्का। तो यहां से tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। अब यहाँ एक चीज है कि ये बहुत ही स्मॉल एंगल है, ये जो d∅ है ये बहुत ही छोटा एंगल है, तो d∅ को क्या बोल देंगे, सॉरी tan d∅ को क्या बोल देंगे, d∅। d∅ इज इक्वल टू du/dt/dy। यहां से अपन देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये d∅/dt बराबर du/dy। यहां से अपना ये रिलेशन आ गया और इस रिलेशन से अपन ने वहां पे विस्कोसिटी की न्यूटन्स के लॉ को फॉलो किया था। ये तो हो जाता है क्या, कर्तन विकृति की दर, शेयर डिफॉर्मेशन की रेट, और ये हो जाता है du/dy। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या वेग प्रवणता। अब आगे अपन बात करते हैं, ये तो थी विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी किसी को बोलते हैं। अपन इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं कि म्यू की यूनिट क्या होती है। म्यू की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट्स वगैरह ध्यान में रखने की है। इनको ध्यान में रखने से ही अपन आगे अच्छे से सॉल्यूशन कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमम जो गलतियां होती है वो यूनिट के बेस पे होती है। अब आगे अपन बात करते हैं, ये हो गई डायनामिक विस्कोसिटी। अब अपन बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी।
काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको डिनोट करते हैं न्यू से। जिसको किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। न्यू बराबर हो जाता है म्यू अपॉन रो। म्यू तो क्या है? म्यू तो है डायनेमिक विस्कोसिटी, और रो क्या है? डेंसिटी। किसी फ्लूइड की डायनेमिक विस्कोसिटी और उसकी डेंसिटी के रेशियो को क्या बोलते हैं? काइनेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। सिंपल है। यहां से इसकी न्यू का क्या मात्रा आ जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपन बात करते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की। इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या है? इसकी अगली प्रॉपर्टी होती है बल्क मॉडुलस। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी है बल्क मॉडुलस, जो डिफाइन करती है कंप्रेसिबिलिटी को। बल्क मॉडुलस किसको डिफाइन करती है? कंप्रेसिबिलिटी को। तो पहले वो कंप्रेसिबिलिटी जानने के लिए अपन को पहले क्या जानना पड़ेगा? बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है उसको अपन देख लेते हैं। बल्क मॉडुलस के बराबर, इसको कैसे डिनोट करते हैं? ये होता है dp अपॉन प्रेशर और वॉल्यूम की विकृति जो आती है उसका रेशियो होता है। कैसे, क्या चीज है ये? इसको अपन इस छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक कोई सिलेंडर है, सिलेंडर में कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, इस पर ये पी प्रेशर है और इसकी डेंसिटी रो है। इसकी डेंसिटी रो है और इसका वॉल्यूम वी है। डेंसिटी रो, वॉल्यूम वी, प्रेशर पी लग रहा है। ठीक है। अब ये इसमें कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, इसको कंप्रेस नहीं कर पाएगा जब तक कि अपन इस पर प्रेशर की वैल्यू नहीं बढ़ा देते हैं। तो अपन ने इस पे प्रेशर बढ़ा दिया थोड़ा सा पिस्टन पर, V प्लस डेल्टा पी। अब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आएंगे? वॉल्यूम भी था तो वॉल्यूम तो क्या हो गया? वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? V माइनस dV। वॉल्यूम तो कम हो गया dV, और डेंसिटी क्या है? अगर कंप्रेसिबल है फ्लूइड तो डेंसिटी क्या है? बढ़ जाएगी, रो प्लस डी रो। डेंसिटी तो बढ़ गई और वॉल्यूम कम हो गया। कब? जब उसमें अपन ने उसके प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाया, थोड़ी सी लिमिट से ज्यादा प्रेशर लगाया, उस केस में इसकी क्या है? ये बढ़ गया। तो बल्क मॉडुलस क्या होगा? जो ये चेंजेस आया ना इसके वॉल्यूम में जो विकृति हुई, और जो ये अपने स्मॉल सा प्रेशर बढ़ाया जिससे ये कंप्रेस हो पाया, उसके इन दोनों को रेशियो क्या बोलते हैं? अपन बल्क मॉडुलस बोलते हैं। बल्क मॉडुलस कहां काम आता है? बल्क मॉडुलस काम आता है कंप्रेसिबिलिटी देखने में। किसी भी फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी अपन को देखनी है, किसी भी फ्लूइड की अगर कंप्रेसिबिलिटी अपन को देखनी है तो वहां पर बल्क मॉडुलस काम आता है। कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट करते हैं अपन बीटा से। बीटा बराबर होता है 1/k। कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर ये इसका मान कम होगा तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, अगर इसका मान ज्यादा होगा तो कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे अपन ज्ञात करते हैं बल्क मॉडुलस है कंप्रेसिबिलिटी को। किसी भी फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी अगर अपन को देखनी है तो उसका बल्क मॉडुलस उससे पहले चेक करना पड़ेगा। अगली प्रॉपर्टी है इसकी कैपिलैरिटी। कैसी बात हो? कैपिलैरिटी क्या होती है? कैपिलैरिटी होती है एक बारीक सी नली, बारीक सी ट्यूब जिसका व्यास 10 mm से कम हो, जिसका व्यास 10 mm से कम हो, और अपन उसको अगर किसी द्रव में डुबोए तो उस द्रव का उस नली में चढ़ना, जितनी डिस्टेंस, जितनी हाइट तक वो लिक्विड उस नली में चढ़ जाता है, अपन देखते हैं कि वो उसमें स्मॉल h साइड तक अगर वो चढ़ गया तो ये फ्लूइड का ऊपर चढ़ना, या फिर अगर अपन उसको पारे में डुबोए तो वो चढ़ने की जगह उसमें कुछ h हाइट तक नीचे गिर जाता है। मतलब उसमें वो पहुंच नहीं पाता, फील नहीं कर पाता उसको जितना वो डूबा हुआ है। तो इस जो ये h हाइट होती है, इसको ये अपन, ये मतलब ये जो फिनोमेना है ना फ्लूइड का नली में ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? कैसी तत्व बोलते हैं या कैपिलैरिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैपिलैरिटी। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी में अपन को क्या निकालना है? कोई भी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और ये बारीक से अपन नली डुबो दी और ये इसमें इतना लिक्विड फील्ड है, तो ये इसमें जो लिक्विड जितनी हाइट तक चढ़ेगा और ये हाइट तक जितनी तक चढ़ेगा, और एक कर्व शेप बना लेता है। जहां तक चढ़ता है ना वहां पे जाके कर्व शेप बना लेता है। मतलब इसमें एक टेंशन लगता है T, d थीटा। T टेंशन के कारण क्या है? कर्व बना लेता है। इस जो सरफेस रहेगी ना, जो नली की सरफेस रहेगी और ये लिक्विड की जो सरफेस रहेगी, ये T टेंशन के कारण इस पर थोड़ा ऊपर तक चढ़ जाती है। जो ये एंगल बनाता है वो क्या हो जाता है? थीटा। तो यहां से अपन देखते हैं इसकी हाइट। अपन ने मान लिया इसका डाया है d, ये लिक्विड अपना चढ़ गया h हाइट तक।
कैपिलरिटी से अपन को निकालना रहता है कितनी ऊंचाई तक लिक्विड चढ़ा, H बराबर 40 cos थीटा अपॉन रो जी डी। रो ये जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी, जी 9.81, डी डाया, ट्यूब का डाया, डी क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्यूब का डाया, जिस साइज की ट्यूब रहेगी उसका डाया, टी क्या हो जाएगा ये जो सरफेस टेंशन जो लग रही है जिसकी वजह से ये ऊपर चढ़ रहा है, और cos थीटा जितना एंगल बना रहा है वो यहाँ पे cos थीटा अपन यूज कर लिया। इससे अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, इसकी हाइट। हाइट ज्ञात कर रहे हैं तो किसमें आएगी ये मीटर में, हाइट किसमें नापते हैं अपन मीटर में। ये सारी ऐसा यूनिट है सबकी। अगली चीज आती है सरफेस टेंशन, जो टी की बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं वो क्या चीज है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कोई भी लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस की यूनिट लेंथ तक, लेंथ पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं अपन सरफेस टेंशन बोलते हैं। टी बराबर एफ अपॉन ए। सरफेस टेंशन क्या होता है, यूनिट लेंथ पर लगने वाले नॉर्मल फोर्स को क्या बोलते हैं सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसको अपन किस में लिखते हैं न्यूटन पर मीटर में। सरफेस टेंशन को किस में लिखते हैं न्यूटन पर मीटर में। ठीक है दोस्तों, आज हमने देखी फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है इसमें, ये अपन ने आज देखा। इसी प्रकार से अपन और अगली वीडियोस में अपन इसके अगले जो चैप्टर हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो जितने भी चैप्टर हैं और फ्लूइड को कैसे मेजर करते हैं, फ्लूइड के मेजरमेंट्स हुए, जितना भी ये पूरा सिलेबस है फ्लूइड मैकेनिक्स का, ये अपन अगली वीडियो में देखने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों। और आज अपन बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, दाब और उसके माप। इससे पहले अपन बात करते हैं जो अपन ने कल पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड में डेंसिटी होती है मास अपॉन रेशियो, इसको घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। Hg मतलब मर्करी के लिए डेंसिटी कितनी होती है 13600 kg पर मीटर क्यूब। ओमेगा वेट डेंसिटी, वेट अपॉन वॉल्यूम, इसको ρg भी अपन लिख सकते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 अपॉन ρ का जो इनवर्स रहेगा वो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड का जो रेशियो आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस है, क्योंकि डेंसिटी से डेंसिटी यूनिट कैंसिल हो जाती है। Hg की डेंसिटी कितनी होती है, सॉरी Hg के लिए ऐसा मान कितना होता है 13.6 और वाटर के लिए कितना होता है 1। ऐसे अपन बात करते हैं विस्कोसिटी बराबर 2 अपॉन म्यू अपॉन dy। इसको यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको 10 कोइज भी लिख सकते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है 10 कोइज। ये इसकी यूनिट कन्वर्जन है। ये बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या है कंफ्यूजन करने के लिए ये यूनिट कन्वर्जन दे देता है। ऐसे ही काइनेटिक विस्कोसिटी बराबर क्या होता है म्यू अपॉन रो, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का जो रेशियो आता है उसको क्या बोलते हैं काइनेटिक विस्कोसिटी। ये होता है 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। इसकी यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। इसको 10⁻⁴ स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। ये इसका कैपिलरी हाइट h अपन किससे ज्ञात करते हैं 40 cos थीटा अपॉन रो जी डी। यहां पे टेंशन है cos थीटा अपॉन रो जी डी, ये डेंसिटी है, ग्रेविटी और ये डाया ऑफ ट्यूब है। थीटा की वैल्यू अपन अलग-अलग फ्लूइड के लिए अलग-अलग लेते हैं। जैसे थीटा की वैल्यू वाटर के लिए हो गई 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू मरकरी के लिए हो गई 138 डिग्री, थीटा की वैल्यू सिल्वर के लिए हो गई 90 डिग्री। ऐसे थीटा की वैल्यू क्वेश्चन के लिए होती है 26 डिग्री। अब अपन वापस से अपने चैप्टर पे जाते हैं। चैप्टर है अपना प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है किसी भी फ्लूइड के यूनिट क्षेत्रफल पर जो फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर किसे बोलते हैं, किसी भी फ्लूइड के यूनिट एरिया पर जो नॉर्मल फोर्स लगता है उसको अपन प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसको अपन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। यूनिट इसकी क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर और स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों सेम है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रेशर जो एक्टिंग करेगा वो फ्लूइड पर करेगा और स्ट्रेस जो एक्टिंग करेगा स्ट्रेस बराबर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन फोर्स अपॉन एरिया किस पे, किसी सॉलिड बॉडी पर लगने वाले यूनिट क्षेत्रफल पर जो फोर्स लगेगा ना उसको अपन क्या बोलेंगे स्ट्रेस बोलेंगे। इसमें प्रेशर के यूनिट होते हैं, एक एटीएम बराबर होता है 1.013 बार और एक बार बराबर होता है 100 किलो पास्कल। 14.6 psi। psi वही यूनिट होती है जो हम जनरली अपने डेली लाइफ में यूज आती है। जैसे गाड़ियों के टायरों में जो हवा भरी जाती है वो psi में होती है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर पे। प्रेशर कितना प्रकार का होता है, प्रेशर होता है 3 टाइप का। कौन कौन सा होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। फर्स्ट कौन सा हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर। फर्स्ट कौन सा हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर अपन मेजर करते हैं, मेजर प्रेशर होता है। किसी भी पॉइंट पर जो अपन प्रेशर मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। जितना अपन ने कहीं पे जैसे इस रूम का प्रेशर अपन ने मेजर किया वो अपना कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एक्चुअल जो प्रेशर एट द टाइम उस पोजीशन पे है, उस प्लेस पे है, वो प्रेशर क्या कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। दूसरा हो गया गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर के डिफरेंस को गेज प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर का जो डिफरेंस आएगा ना उसको क्या बोलेंगे अपन गेज प्रेशर बोलेंगे। तीसरा होता है वैक्यूम प्रेशर। तीसरा क्या होता है वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम क्या होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो जो प्रेशर अपन मेजर करते हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेस मान लेते हैं, उससे नीचे जितना भी प्रेशर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर। कंप्लीटली वैक्यूम कोई होता ही नहीं है, मतलब जीरो प्रेशर कहीं पे होता ही नहीं है। अब इसको अपन डायग्रामेटिकली तरीके से देख लेते हैं। डायग्रामेटिकली तरीके से क्या होगा, ये अपन ने मान लिया P एब्सोल्यूट,
पी एब्सोल्यूट बराबर 0। ये अपन ने एब्सोल्यूट प्रेशर मान लिया, और ये पी एटीएम, एक एटीएम प्रेशर वाली अपन ने डेल्टा लाइन खींच ली। ये जो प्रेशर अपन ने मेजर किया ये होगा पी एब्सोल्यूट। जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन ने प्रेशर मेजर किया वो होगा एब्सोल्यूट प्रेशर, और ये जो प्रेशर होगा ये होगा पी गेज। गेज से जो प्रेशर अपन ने मेजर किया वो होगा ये वाला प्रेशर, और ये नीचे वाला प्रेशर कौन सा हो जाएगा, पी एटीएम। ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर को रेफरेंस मान के अपन ने जो मेजर किया वो तो है एटीएम प्रेशर। अब बात करते हैं अपन वैक्यूम की। वैक्यूम, ये अपन ने कोई रेफरेंस पॉइंट मान लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे, तो ये हो गया पी वैक्यूम। और ये जो नीचे का ऐसे वैक्यूम से नीचे का जो प्रेशर हो जाएगा ये पी एब्सोल्यूट। ये हो जाएगा पी एब्सोल्यूट। नीचे का प्रेशर तो हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, ये हो गया जो अपन ने मेजर किया वो हो गया गेज प्रेशर, और ये पूरा टोटल कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन जो प्रेशर मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट। अब अपन बात करते हैं पास्कल लॉ की। पास्कल वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा कि फ्लूइड के किसी भी स्टेबल फ्लूइड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लगने वाला प्रेशर सभी दिशाओं में सभी डायरेक्शन में सेम होता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई प्रेशर लग रहा है तो वो सभी डायरेक्शन में सेम रहेगा। मतलब कैसे, अपन मान लेते हैं कि ये कोई फ्लूइड है, इसमें अपन ले लेते हैं एक ट्रायंगुलर शेप, ताकि अपन के कैलकुलेशन में इजी पड़े। अपन को क्या चेक करना है, अपन को चेक करना है कि पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड, मतलब सभी दिशाओं में लगने वाला फोर्स, सभी दिशाओं में लगने वाला प्रेशर सेम है। एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में जो प्रेशर लगेगा किसी फ्लूइड के पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सेम रहेगा। अब अपन यहाँ इसकी लेंथ मान लेते हैं dy, इसको ले लेते हैं dx, इसको ले लेते हैं dz। ये इसकी तीनों भुजाएं हो गई ए बी सी की। एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर लगेगा वो px ले लिया, जेड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है उसको pz ले लिया, और y डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है उसको py ले लिया। ये x डायरेक्शन में लगने वाला प्रेशर क्या हो गया px, y डायरेक्शन में लगने वाला प्रेशर क्या हो गया py, और z डायरेक्शन में लगने वाला प्रेशर क्या हो गया pz। अब अपन करते हैं एज्यूम। अपन ने एज्यूम क्या किया है कि ये जो यूनिट्स अपना जो छोटा सा एलिमेंट है एबीसी अपना जो एलिमेंट है एबीसी, इसकी अपन ने थिकनेस क्या मान ली, यूनिट थिकनेस। इसकी थिकनेस क्या मान ली अपन ने, यूनिट थिकनेस। अब अपन जानते हैं कि क्या जानते हैं कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब अपन को फोर्स निकालना है, फोर्स अलग अलग सभी दिशाओं में अलग अलग फोर्स अपन कैलकुलेट करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में फोर्स होगा fx बराबर क्या हो जाएगा px इंटू dy इंटू एक। ये हो गया एरिया, ये हो गया प्रेशर, ये आ गया फोर्स एक्स डायरेक्शन में। ऐसे ही fy अपन कैलकुलेट करें, fy बराबर हो जाएगा py इंटू dx इंटू एक। ऐसे ही जेड डायरेक्शन में बराबर देखें तो fz बराबर pz इंटू dz इंटू एक। ये हो गया अपन का तीनों डायरेक्शन में फोर्स। इस प्रेशर की वजह से कितना फोर्स लग रहा है इसमें, प्रेशर इंटू एरिया के बराबर जो आएगा यहाँ पे फोर्स हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि इसके फोर्स को इक्विलिब्रियम कर लेते हैं। फोर्स को इक्विलिब्रियम कैसे करेंगे, अपन इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल है हमारे पास थीटा, ये थीटा एंगल है तो इसकी वजह से बनने वाला क्या हो गया, ये भी थीटा, और ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसके अपन दो कंपोनेंट ले लेते हैं जेड के। मान लीजिए यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है, एफ जेड, तो ये हो जाएगा एफ जेड कोस 90 माइनस थीटा। ये हो जाएगा एफ जेड साइन 90 माइनस थीटा। एक चीज होती है कि ये क्या होता है, अपन जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये तो बात हो गई। अपन बात करते हैं ट्रायंगल एबीसीडी में, सॉरी ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी से। ये तो आप सबने सुना ही होगा एससीटी बराबर लाल बटा कक्का, एससीटी बराबर लाल बटा कक्का। तो यहां से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण। तो थीटा ये तो लंब क्या हो गया, साइन थीटा बराबर dy अपॉन dz। ऐसे cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा dx अपॉन dz। ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब अपन कुछ नहीं करते, फोर्स को इक्विलिब्रियम कर देते हैं। फोर्स को इक्विलिब्रियम कैसे करेंगे, ऊपर जाने वाला फोर्स बराबर नीचे आने वाला फोर्स, और इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन वाले फोर्स को बराबर कर देते हैं। ये हो जाता है फोर्स इक्विलिब्रियम, F बराबर 0। तो अपन क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स को
हॉरिजॉन्टल फोर्स को पहले बराबर करते हैं, Fx बराबर Fz cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख देंगे, sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख देता हूं, sin थीटा। Fz बराबर Fx बराबर Fz sin थीटा। वहां से Fx की वैल्यू रखते हैं अपन, Fx की वैल्यू क्या है, Px dy, Px into dy बराबर Fz बराबर क्या हो जाएगा, Pz into dz। sin थीटा की वैल्यू यहां से अपन पुट करते हैं, sin थीटा की वैल्यू क्या है, dy upon dz। dz से dz कैंसिल, dy से dy कैंसिल, यहां से क्या बच गया, Px बराबर Pz। यहां से अपने पास ये आ गया, मतलब x डायरेक्शन में और z डायरेक्शन जो फोर्स प्रेशर लग रहा है ना वो इक्वल हो गया। अब अपन आगे बात करते हैं और वर्टिकल फोर्स को इक्विलिब्रियम करने की। वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा, Fy बराबर Fz sin 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या लिख दूंगा, cos थीटा। cos थीटा। Fy की वैल्यू यहां से अपन पुट करते हैं, Py dx बराबर Fz बराबर क्या हो जाएगा, Fz बराबर हो जाएगा Pz dz इनटू cos थीटा बराबर क्या है अपने पास, cos थीटा बराबर dx अपॉन dz। dx अपॉन dz, dz से dz कैंसिल, dx से dx कैंसिल, यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया Py बराबर Pz। इससे और इससे इन दोनों समीकरणों से क्या हो गया, Px बराबर Py बराबर Pz। अपन ने क्या प्रूव कर लिया, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या बोलता है कि सभी दिशाओं में लगने वाला प्रेशर किसी भी पर्टिकुलर स्टेबल पॉइंट पे सेम होता है। किसी भी फ्लूइड में जो सभी दिशाओं में जो प्रेशर रहेगा वो सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब अपन आगे दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद। आज अपन बात करने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 प्रेशर और इट्स मेजरमेंट। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि प्रेशर क्या होता है और पास्कल लॉ क्या होता है। इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं प्रेशर को जो मेजरिंग डिवाइस होते हैं ना, किस तरीके से प्रेशर को मेजर किया जाता है और किस डिवाइस से प्रेशर को मेजर किया जाता है, उस पर अपन बात करने वाले हैं। उससे पहले अपन 2 मिनट की बात कर लेते हैं कि प्रेशर क्या होता है और पास्कल लॉ क्या होता है। प्रेशर किसी भी फ्लूइड के यूनिट एरिया पर जो फोर्स नॉर्मल फोर्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। और पास्कल लॉ क्या होता है, पास्कल लॉ में अपन ने देखा कि पास्कल लॉ होता है कि किसी भी स्टेबल फ्लूइड में कोई पॉइंट अपन देखते हैं, नोट करते हैं, उस पर जो प्रेशर लगेगा वो सभी डायरेक्शन में सेम होगा। पास्कल लॉ हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत काम आता है, क्योंकि जो हाइड्रोलिक जितने भी पावर बाइकें हैं, गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर्स वगैरह है, जिनमें जो ब्रेक लगे होते हैं, हाइड्रोलिक जो ब्रेक लगे होते हैं, उन सब में पास्कल लॉ का बहुत यूज है। और जो अपन देखते हैं कि जनरली जो लिफ्ट होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, इन सब में पास्कल लॉ का यूज है। कैसे अपन देखते हैं कि इसका एग्जांपल ब्रह्मा प्रेस या हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस क्या होती है, हाइड्रोलिक प्रेस होती है, हाइड्रोलिक प्रेस एक होती है जिसमें एक बड़ा सिलेंडर होता है और एक छोटा प्लंजर होता है। उस बड़े सिलेंडर पे एक पिस्टन लगा होता है, पिस्टन पे अपन वो लोड रखते हैं जिसको अपन को उठाना है, और दूसरी तरफ अपन को एफर्ट लगाना है उस पे प्लंजर पे अपन को एफर्ट लगाना है P, और इधर अपन का लोड लिफ्ट होगा कितना, W। अब ये कैसे होगा ये देखते हैं अपन ने पास्कल लॉ में देखा कि किसी भी पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है, मतलब अपनी पोजीशन 1 और पोजीशन 2 इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या है, सेम होगा। ये कैसे होगा, पास्कल लॉ से अपन ने देखा कि प्रेशर सेम है पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पे। जब प्रेशर सेम है तो अपन क्या जानते हैं, प्रेशर बराबर क्या जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया या लोड अपॉन एरिया। प्रेशर क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया या लोड अपॉन एरिया। यहां से अपन ने देखा कि यहां पे ये क्या है, लोड अपॉन एरिया। इसका एरिया अपन ने मान लिया कैपिटल है, तो ये हो गया लोड अपॉन एरिया बराबर में ये हो गया P1। यहां पे जो प्रेशर लग रहा है वो हो गया यहां पे लोड अपॉन एरिया। और इधर बात करते हैं अपन प्लंजर में, यहां पे हो जाएगा P अपॉन A। सेक्शन 2 में क्या हो जाएगा, P अपॉन A। ये किससे रिलेशन आता है, इससे अपन को पता चलता है कि अपन को कितना लोड, कितने कम एफर्ट में अपन कितना ज्यादा लोड लिफ्ट कर सकते हैं। इस रिलेशन से अपन को ये पता चलता है। ये था पिछले लेक्चर में। अब हम बात करते हैं प्रेशर मेजरिंग डिवाइस की। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होते हैं 2 टाइप के, मैनोमीटर टाइप और मैकेनिकल टाइप। मैनोमीटर टाइप में होते हैं 2 टाइप। मैनोमीटर में 2 टाइप कौन कौन होते हैं, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर के होते हैं 3 टाइप, कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पहले हमने देखा कि प्रेशर मेजरिंग डिवाइस कितने होते हैं। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होते हैं 2 टाइप के, एक तो होता है मैनोमीटर टाइप और एक होता है मैकेनिकल टाइप। मैनोमीटर टाइप में 2 टाइप, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर में होते हैं इसके 3 टाइप होते हैं, कौन कौन सा होता है, पीजोमीटर, यूटो मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर में इसके 2 टाइप्स। डिफरेंशियल मैनोमीटर कौन से होते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर में होता है यूटो मैनोमीटर और इनोटेड यूटो मैनोमीटर। अब इनको सबको अपन अलग अलग करके देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि मैकेनिकल टाइप में कौन कौन से होते हैं। मैकेनिकल टाइप में होते हैं मॉडर्न ट्यूब गेज, डेड वेट, डायफ्राम टाइप और बेलो टाइप मैनोमीटर। मैकेनिकल, आइए अपन इनको सबको एक्सप्लेन करके एक करके देखते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं मैनोमीटर में, सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर में कौन सा होता है, पीजोमीटर। पीजोमीटर में क्या होता है, पीजोमीटर में एक ट्यूब होती है जो पाइप में लगी होती है, और उसका एक एंड तो किसी पाइप से अटैच होता है और दूसरा एंड क्या है, एटमॉस्फेयर में ओपन होता है। जितना प्रेशर इस पाइप में होगा उतने प्रेशर, उतनी हाइट तक जितना प्रेशर होगा उसके रेस्पेक्ट में उतनी हाइट तक इसमें लिक्विड क्या है, राइज हो जाएगा। इस ट्यूब में क्या है, जिस प्रेशर का जितना प्रेशर इसमें होगा इस पाइप में, पाइप ए में P है, जितना प्रेशर होगा, जितना प्रेशर इस पाइप में होगा उसके रेस्पेक्ट में h हाइट तक, ठीक है, राइज हो जाएगा। ये लिक्विड उतनी हाइट तक राइज हो जाएगा। तो अब इसमें प्रेशर क्या होगा, इसमें प्रेशर होगा पाइप में Pa बराबर रो जी एच। Pa बराबर कितना हो जाएगा, रो जी एच। रो क्या है, रो यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो रहा है इस पाइप में उसकी डेंसिटी, जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एच क्या है, जितनी हाइट तक ये चढ़ा है। इस पाइप में प्रेशर कितना आ गया, रो जी एच। ये हो जाएगा पीजोमीटर। सिंपल मैनोमीटर में कौन सा हो गया, ये पीजोमीटर। अब अपन बात करते हैं यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर की।
दूसरा कौन सा है सिंपल मैनोमीटर का, दूसरा है यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है, इसका भी एक एंड पाइप से जुड़ा होता है, लेकिन ये यू शेप की नली होती है और दूसरा एंड इसका एटमॉस्फेयर में ओपन होता है। लेकिन इसको क्या है, ये तो हो गया कम प्रेशर के लिए, पीजोमीटर तो कौन सा हो गया ज्यादा प्रेशर, इससे अपन मेजर नहीं कर सकते क्योंकि एटमॉस्फेयर में ओपन है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो ये लिक्विड बाहर निकल जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर का यूज करते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर में क्या है, यूट्यूब मैनोमीटर में अपन यू शेप की कोई नली होती है जिसमें एक हेवी लिक्विड भर लेते हैं, जिसकी डेंसिटी इसमें फॉलोइंग फ्लूइड से ज्यादा हो। इसमें जो फॉलोइंग फ्लूइड है उससे ज्यादा डेंसिटी वाला यूट्यूब मैनोमीटर में अपन भर लेते हैं। तो यहां पे प्रेशर मैंने मान लिया P है और ये हेवी लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है ρ2। ये क्या मान ली मैंने, ρ2 इसकी डेंसिटी मान ली और इसकी डेंसिटी है ρ1। जो फॉलोइंग फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कितनी हो गई ρ1 और इस पाइप में प्रेशर कितना हो गया P। अब इससे जितना ये प्रेशर इस पाइप से ये लिक्विड प्रेशर इस पाइप में होगा उतना ही मेजरिंग फ्लूइड जो अपना है उतनी हाइट तक चढ़ जाएगा। अब अपन इसको कैसे मेजर करेंगे कि इसने कितना प्रेशर है, तो इसको मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके दो सेक्शन कर लेते हैं। दो सेक्शन कैसे, एक तो अपन ने इसको यहां से डिवाइड कर लिया कि यहां पे प्रेशर है और यहां पे प्रेशर है वो सेम रहेगा क्योंकि एक से सेम आ गई, दोनों एक सेम पोजीशन पे आ गए, तो यहां पे प्रेशर और यहां पे प्रेशर सेम रहेगा। और अब अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं वर्टिकली। वर्टिकली अपन इसको डिवाइड कर लिया। अब अपन को क्या याद करना है, इस पाइप में प्रेशर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन ने मान लिया कि ये जितनी हाइट तक, जितनी h1, जितनी हाइट तक पानी, जितनी हाइट तक इस फ्लूइड का प्रेशर आया उतनी अपन ने मेजर कर ली कि ये h हाइट है और ये हो गई h2। h2 किसकी हाइट है, जो इसमें मेजरिंग फ्लूइड है उसकी हाइट कौन सी हो गई h2 और उसकी डेंसिटी क्या है ρ2। प्रेशर कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, इसमें प्रेशर हो जाएगा P तो इसका प्रेशर प्लस जितना प्रेशर इसमें है उसी रेस्पेक्ट में ये इसको इधर राइज कर रहा है और इधर डाउन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अपन को कुछ नहीं करना, सिंपल सा कांसेप्ट है। ये जो दो सेक्शन की है इसके उधर वाला प्रेशर और इधर वाला प्रेशर इक्विलिब्रियम करना है। उधर वाला प्रेशर तो क्या हो जाएगा P पाइप का प्रेशर प्लस जितनी हाइट तक आया ρg h1। यहां पे रो क्या है, जो इसमें ये फ्लूइड है पाइप में जो फ्लो हो रहा है ना, इसका यहां पे रो क्या है, जो पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, रो ये है ρ1 क्या हो गया, जो इसमें पाइप में फ्लोइंग फ्लूइड है इसकी डेंसिटी ρg h1। अपन इस एक्सिस के यहां पे पहुंच गए, इस जो अपन ने दो डिवाइडेशन किए ना इसके यहां पे पहुंच गए, इसके इधर वाला प्रेशर हो गया। अब अपन बात करते हैं इसके इस सेक्शन के इधर वाले प्रेशर की, ये हो जाएगा बराबर में कितना, जितनी हाइट तक ये चढ़ रहा है, कितनी हाइट तक चढ़ रहा है ρ2g h2 हाइट तक चढ़ रहा है, तो ये हो गया इसमें प्रेशर। इससे अपन क्या याद कर सकते हैं, इससे अपन याद कर सकते हैं कि इस पाइप में कितना प्रेशर है। यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे अपन, इसको इधर भेजेंगे, सारी न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको इधर करेंगे, तो ये अपन से जो प्रेशर पूछ रहा है ना वो अपन निकालेंगे। तीसरा टाइप कौन सा है, सिंगल कॉलम सिंपल मैनोमीटर, सिंगल कॉलम सिंपल मैनोमीटर। सिंगल कॉलम सिंपल मैनोमीटर के दो डिवाइडेशन है, कौन सा, एक तो वर्टिकल टाइप सिंगल कॉलम सिंपल मैनोमीटर और दूसरा हो गया इंक्लाइन टाइप सिंगल कॉलम सिंपल मैनोमीटर। इसमें क्या होता है, इसमें एक रिजर्वायर होता है जिसमें कि अपना मेजरिंग फ्लूइड भरा हुआ है कुछ लेवल तक रिजर्वायर में, और उसका दूसरा एक यूट्यूब लगी होती है जिसका दूसरा सिरा एटमॉस्फेयर में ओपन होता है, और इस रिजर्वायर का एक सिरा अपन पाइप से कनेक्ट कर देते हैं जिसका कि अपन को प्रेशर ज्ञात करना है। तो इस पाइप में प्रेशर अपन ने मान लिया कि P है साहब, इसमें प्रेशर कितना है P है, इसकी डेंसिटी मान ली अपन ने ρ, इसमें फ्लोइंग फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी कितनी हो गई ρ, ठीक है, इसमें प्रेशर है P और इसकी डेंसिटी हो गई ρ, और जो इसमें जो रिजर्वायर में जो अपना मेजरिंग फ्लूइड है इसकी डेंसिटी अपन ने मान ली क्या, इसकी डेंसिटी मान ली अपन ने ρm, मेजरिंग फ्लूइड की डेंसिटी T, ये क्या मान लिया अपन ने ρm। अब अपन बात करते हैं कि ये जो फ्लूइड है, ये जो इसमें फ्लूइड है, ये यहां से प्रेशराइज हो गए, इसमें जो मेजरिंग फ्लूइड है मान लीजिए इसका लेवल यहां पे था, इसका अपन जो मेजरिंग फ्लूइड है इसका लेवल यहां पे था, इसने प्रेशर लगाया, इसका लेवल यहां पे था, इसने प्रेशर लगाया और इसको डेल्टा H हाइट तक नीचे कर दिया। कितनी हाइट तक नीचे कर दिया इसने, इसको अपन ने मान लिया कि इसने इसको डेल्टा H हाइट तक नीचे प्रेस कर दिया, इसके प्रेशर की वजह से क्या है, ये डेल्टा हाइट तक नीचे आ गया। और इस पाइप से इसकी हाइट अपन ने कितने मान ली, ये हो गई h, ये हो गई h1 ले लेते अपन, ये कितनी हो गई h1। और अब अपन देखेंगे कि ये जो फ्लूइड है, जितना ये फ्लूइड यहां से नॉर्मल कंडीशन में इस फ्लूइड का लेवल और इस ये जो ट्यूब में भरा हुआ है इस फ्लूइड का लेवल क्या है, सेम होना चाहिए था, क्योंकि अगर इसको अपन इससे टेस्ट नहीं करते थे तो सेम लेवल में होना चाहिए था, ये भी एटमॉस्फेयर में बनता है, ये भी एटमॉस्फेयर में बनता है, लेकिन इसके प्रेशर की वजह से ये इस इतनी हाइट तक चढ़ गया है। कितनी हाइट तक चढ़ गया है, अब इसको दो डिवाइडेशन कर देते हैं, एक तो ये हो गया x
और एक ये जो वर्टिकल है इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, ये भी x x, ठीक है। अब ये जो हाइट तक चढ़ा इसको अपन ने मान लिया कि ये चढ़ गया h2 हाइट तक। कितनी हाइट तक चढ़ गया है? अपन ने मान लिया ये चढ़ गया h2 हाइट तक। अब इधर वाला प्रेशर और इधर वाला प्रेशर अपन को इक्विलिब्रियम करना है, दोनों एक दूसरे के बराबर करने हैं। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा पहले उसके लिए अपन को ये डेल्टा एच निकालना पड़ेगा कि डेल्टा एच कितनी हाइट तक ये चढ़ा है। उसके लिए मैंने मान लिया कि इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए है, और रिजर्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने मान लिया कैपिटल है, ठीक है। तो ये जो हाइट तक चढ़ेगा, अब अपन ने इसकी प्रेशर की जैसे जितना चढ़ा ना वो अपन चेक कर रहे हैं, और ये जितना चढ़ा वो अपन चेक कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा अपने पास डेल्टा एच अपॉन ए बराबर H2 अपॉन ए। मतलब ये इसके रेस्पेक्ट में जितना ये नीचे गया उसके रेस्पेक्ट में उतना ये ऊपर चढ़ गया, इससे ट्यूब में ऊपर आ गया। तो कैसे मेजर करेंगे, इसका प्रेशर हो जाएगा, इसका प्रेशर अपन मान लिया पाइप का प्रेशर है P प्लस अपना वही फॉर्मूला, यहां से यहां तक की हाइट, यहां से यहां तक की हाइट अब अपन लेंगे P प्लस रो GH। रो जो फॉलोइंग फ्लूइड है पाइप में उसका रो, जी H क्या हो जाएगा, टोटल H हो जाएगा H1 प्लस डेल्टा H। H क्या हो जाएगा H1 प्लस डेल्टा H। इसके यहां पे आ गए अपन ने जो दो क्रॉस सेक्शन किए थे इसके दो पार्टीशन किए थे, इसके यहां पे आ गए, अब इसके यहां पे आ गए तो सेम लेवल आ गए। अब बात करते हैं अपन इसके इस तरफ वाले की, बराबर में क्या आएगा, ये H2 यहां से नहीं होगा, H2 होगा इसका लेवल यहां से, जितना लेवल ये चढ़ा ना वहां से ये होगा H2, और ये डेल्टा H तो जितनी हाइट की थी वो तो इसमें अपन ऐड करेंगे। अब ये इधर का कॉलम कितना हो जाएगा, इधर का कॉलम हो जाएगा रो, ये कितना हो गया रो m, रो m कौन सा, मेजरिंग फ्लूइड की डेंसिटी इनटू रो g H2 प्लस डेल्टा H। ये क्या हो गया, इसमें प्रेशर की इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन में अपन जो सारी वैल्यू दी हुई होगी वो रखेंगे और यहां से फॉलोइंग फ्लूइड का प्रेशर ज्ञात कर लेंगे। इससे पहले फॉलोइंग फ्लूइड इसको स्टार्ट करने से पहले अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अपन को ज्ञात करना पड़ेगा डेल्टा H कि कितनी हाइट तक ये इसमें नीचे इसका लेवल कम हुआ उसके रेस्पेक्ट में इसका लेवल बढ़ा। अब अपन बात करते हैं इंक्लाइन ड्यू टू इंक्लाइन टाइम में क्या होगा, सेम वैसा ही है उसकी तरह ही है, लेकिन बस अपन ने इसको क्या कर दिया, किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर दिया, इस ट्यूब को क्या कर दिया थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर दिया। इसमें भी इसके दो डिवाइडेशन कर दिए अपन ने, ये और ये और ये दो डिवाइडेशन कर दिए, इन दोनों को इक्विलिब्रियम करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को इक्विलिब्रियम करना है। ये हो जाएगी, अपन ने मान ली कि ये इंक्लाइन लेंथ कितनी हो गई L लेंथ तक ये चढ़ गया। अपन काम में लेते हैं यहाँ पे, अपन को तो वर्टिकली चाहिए ना, वर्टिकली कितना चाहिए H2 ही अपन उसमें रखेंगे, अपन कितना चाहिए H2, इसका प्रेशर हो गया P, फॉलोइंग फ्लूइड की डेंसिटी हो गई रो, इसका प्रेशर हो गया P, फॉलोइंग फ्लूइड की डेंसिटी हो गई रो, जो फॉलोइंग फ्लूइड उसकी डेंसिटी क्या हो गई रो, और ये इसको इतना नीचे कर रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे अपन, अब यहां पे अपन क्या करने वाले हैं, यहां पे भी वही सेम है P प्लस रो जी, ये हाइट हो गई H1 और ये हो गया डेल्टा H। इसमें भी डेल्टा H पहले अपन को उस तरीके से काउंट करना पड़ेगा, H1 प्लस डेल्टा H P प्लस रो जी प्लस H1 प्लस P प्लस रो जी H1 प्लस डेल्टा H। ये तो गया इसके इधर का काम। अब अपन को क्या बात करनी है, बराबर की। बराबर में क्या होगा, बराबर में ये अगर थीटा एंगल है तो अपन ये क्या मान लेंगे कि ये थीटा दिया हुआ है तो ये क्या हो गया थीटा। अब यहाँ पे अपन को ये H2 निकालना है, H2 निकालना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा इससे अपन क्या निकालेंगे, इससे अपन निकालेंगे H2 बराबर हो जाएगा, H2 बराबर हो जाएगा L sin थीटा। H2 बराबर क्या हो गया L sin थीटा। तो यहाँ पे जो H2 की वैल्यू आएगी वो अपन क्या दे देंगे L sin थीटा। ये क्या हो जाएगा रो m g H2 की वैल्यू क्या देंगे अपन यहाँ पे L sin थीटा प्लस डेल्टा H। इस तरीके से अपन इसमें जो P प्रेशर है, जो फॉलोइंग फ्लूइड का प्रेशर है वो ज्ञात कर लेंगे। इन फॉर्मूलों से अपन कोई सा भी किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो सारे सॉल्व कर सकते हैं अगर ये अपन को क्लियर है तो ये चीजें। पीजोमीटर में क्या होता है, पीजोमीटर में प्रेशर होगा वो रो जी एच हो जाएगा। ऐसे यूट्यूब मैनोमीटर की बात करेंगे तो यूट्यूब मैनोमीटर में क्या हो जाएगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इधर का प्रेशर बराबर कर दिया इधर के प्रेशर के, इधर का प्रेशर प्लस ये जो हाइट तक जितना है इसका प्रेशर
बराबर में इधर जितना चढ़ा वो प्रेशर। वैसे अपन इसमें सिंगल कॉलम में क्या किया, सिंगल कॉलम में भी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। जितना इसने इसको नीचे प्रेस किया वो अपन ने निकाल लिया, पहले डेल्टा एच कितनी हाइट इसने नीचे गिराई वो अपन ने पहले इसको डेल्टा एच निकाल लिया किससे, पास्कल के लॉ से। उसके बाद अपन ने इसकी इक्वेशन बना ली, इसको इसका प्रेशर और इसका प्रेशर बराबर कर दिया इन दोनों तरफ का, ये इक्वेशन बना ली। सेम है जैसे ही इंक्लाइन की बात करें तो इंक्लाइन के लिए ये इक्वेशन हो जाएगी। इससे इन सारे समीकरणों से आप कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, अगर पहली चीज तो अगर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, अगर आपको एक क्लियर है तो कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है न्यूमेरिकल पोर्शन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मुझे मेल कर दीजिए उस क्वेश्चन को। तो ये तो हो गया आपने सिंपल मैनोमीटर। अब अपन बात करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर की। दूसरा कौन सा है, दूसरा है डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल में भी दो पार्ट है, कौन कौन सा, U2 और दूसरा हो गया इन्वर्टेड U2। पहला तो कौन सा हो गया U2 और दूसरा कौन सा हो गया इन्वर्टेड U2। डिफरेंशियल, इसके नाम से ही अपन को दिख रहा है कि डिफरेंशियल, किसी भी दो चीज का डिफरेंस। इसको अपन किसी लिए यूज करते हैं, दो पाइपों से इसको कनेक्ट कर देते हैं और उन दोनों पाइपों के प्रेशर का जो डिफरेंस होगा ना उसको मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं अपन। जैसे कि ये हो गई U2, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट, ये हो गई U2, ये हो गया पाइप ए, ये हो गया पाइप बी। और अपन इसको प्रेशर मेजर करना है तो यहाँ पे कोई हेवी लिक्विड अपन को मेजरिंग लिक्विड जो हेवी डेंसिटी का रहेगा वो अपन को इसमें लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर है, इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया अपन ने। इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी अलग है और इसमें जो फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी अलग है। इसकी डेंसिटी कितनी है अपन ने मान ली ρ1 है, इसमें जो फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है ρ2 है। यहाँ पे प्रेशर 8.A, ये हो गया PA, प्रेशर 8.B, ये कितना हो गया PB। यहाँ का प्रेशर अपन ने मान लिया कितना PA दिया हुआ है और यहाँ का इसकी डेंसिटी कितनी है ρ दी हुई है। बी पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है PB, बी पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी कितनी हो गई ρ2 और जो अपना मेजरिंग फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कितनी हो गई ρm। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी हाइट की। ये अपन ने मान लिया h1, यहां से यहां तक हाइट हो गई h2 और ये हो गई h3। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे अपन PA प्लस ρg h1 और यहां तक कौन सा फ्लूइड है जो A पाइप में फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी क्या है ρ1, तो PA ρ1g h1। अपन यहां तक आ गए डेटम लाइन तक और अब इसके क्रॉस सेक्शन के इधर आ जाओ, बराबर में P2 प्लस जो इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है ρ2g और कितनी हाइट तक आ रहा है वो h3 तक प्लस में ये वाला, प्लस में क्या, प्लस में ये वाली, ये कितनी है ρmg h2। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि P2 नहीं लिखे अपन इसको PB लिख रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं PB। तो यहां पे ये B पॉइंट पे प्रेशर, ये हो गया A पॉइंट पे प्रेशर। इस इक्वेशन में अपन इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे और PA माइनस PB इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PA माइनस PB बराबर ρ2g ρmg h2, ये इधर माइनस में आ जाएगा माइनस ρ1g h1। इससे अपन क्या याद कर लेंगे, इससे इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस याद कर लेंगे इस इक्वेशन से। क्या किया अपन ने, इसका प्रेशर प्लस जितनी हाइट तक ये इसमें ट्यूब में नीचे आया वो अपन ने ऐड कर दिया ρgh बराबर में इसके क्रॉस सेक्शन यहां तक आ गए। उसके बाद अभी इस तरफ वाला पोर्शन देखेंगे PB प्लस ρgh3 प्लस ρmg h2। अब अपन बात करते हैं इन्वर्टेड U2 की। इन्वर्टेड U2 में क्या होगा, इन्वर्टेड U2 में ये जो U शेप में जो ट्यूब दिख रही है ना ये इसके अपर चली जाएगी, ये ऊपर हो जाएगी। कैसे, देखिए तो ये हो गए दो पाइप और ये ट्यूब ऊपर आ गई, ये हो गया अपना A पाइप हो गया और ये हो गया B पाइप। इसका प्रेशर कितना हो जाएगा PB और जो अपन ने ये ट्यूब लगाई। अब अपन क्या करेंगे कि ये ट्यूब जो इसमें मेजरिंग लिक्विड है ये इसके सेंटर से अपर साइड में रहेगा। तो पहली चीज तो जहां जो अपन मेजरिंग फ्लूइड लेंगे ना उसकी डेंसिटी इससे कम होनी चाहिए। इन जो फ्लूइड फ्लूइड है, जो इन पाइपों में फ्लूइड फ्लूइड है उससे डेंसिटी मेजरिंग फ्लूइड की कम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस की वजह से तो ये क्या है अपर पोजीशन पे रहेगा। अगर डेंसिटी इससे ज्यादा रहेगी तो वो इन दोनों पाइपों के पेंदे में आके बैठ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये h हाइट तक राइज हो गया, U2 में कितनी हाइट तक राइज हो गया, h हाइट तक। और
ये हाइट हो गई h2, यहां से अपन इसके दो पार्ट कर देते हैं, इसको क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेम वही जैसे करते आ रहे थे x x, यहां पे क्या हो गया, ये हो जाएगी h3। जितना लेवल इससे बड़ा हुआ है वो कितना हो गया, इस पाइप में फ्लोइंग फ्लूइड की डेंसिटी अपन ने मान ली कितनी, ρ1, मेजरिंग फ्लूइड की डेंसिटी कितनी हो गई, ρm, और यहां पे कितनी होगी डेंसिटी, ρ2। ठीक है, वही अपन क्या करते हैं, इधर वाला प्रेशर बराबर इधर वाला प्रेशर, इधर वाला प्रेशर कितना है Pa। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखने की है कि अगर अपन यहां पे एक चीज ध्यान रखने की, वो क्या है, सेंटर के, पाइप के सेंटर से अगर अपन नीचे की तरफ जाते हैं तो उसको अपन क्या है, प्लस में काउंट करते हैं, और अगर पाइप के सेंटर से अपन उसको ऊपर की तरफ काउंट कर रहे हैं तो उसको क्या है, माइनस में लेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव हो जाएगा तो उसको क्या है, माइनस में लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ρ1 g h1, ये कितना हो गया, ρ1 g h1। यहां तक आ गए, अब इसके इधर आ जाते हैं बराबर में, बराबर में क्या हो जाएगा, pb माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा, ρ2 g h2, और माइनस क्या हो जाएगा, ρm g h3। ये क्या हो गया, ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि पाइप के सेंटर ऑफ एक्सिस से अपर की तरफ अपन जा रहे हैं तो उसको नेगेटिव में लेंगे। यहां पे अपन वही सेम, अगर pa माइनस pb का डिफरेंस याद करना है तो इसको उधर ले चलते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा pa माइनस pb बराबर, pa माइनस pb बराबर, इसको अपन इधर भेज देते हैं, ये क्या हो गया, प्लस में आगे इधर आते हैं, ρ1 g h1 माइनस में ये दोनों ρ2 g h2 माइनस ρm g h3। ये अपन को इन दोनों में पाइप का डिफरेंस मिल गया। अब वो अपन से कुछ भी पूछे, ये हाइट पूछे तो भी अपन निकाल सकते हैं, अगर ये हाइट पूछेगा तो प्रेशर ये पहले दिया हुआ रहेगा, और अगर वो प्रेशर दिया हुआ नहीं रहेगा, मान लीजिए वो प्रेशर दिया हुआ नहीं रहता है, किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर अपन से पूछता है, तो बाकी सारे डाटा अपन को मिलेंगे, वहां से अपन वो जो प्रेशर नहीं दिया होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं मैनोमीटर में जो प्रेशर डिफरेंस होता है और जो प्रेशर होता है, इस तरीके से इनको कैलकुलेट किया जाता है। अब अपन बात करते हैं मैकेनिकल टाइप की। मैकेनिकल टाइप बोर्डन ट्यूब में क्या होता है, बोर्डन ट्यूब में बेसिकली एक सी टाइप की एक ट्यूब होती है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है एलिप्टिकल। ये इस टाइप की है, इसको अपन हाई प्रेशर एरिया जहां से अपन को प्रेशर मेजर करना है उससे कनेक्ट करते हैं। जैसे ही अपन इसको हाई प्रेशर कनेक्ट करते हैं तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, इलास्टिक, जैसे ही इसमें हाई प्रेशर होगा तो ये अपने आप को सीधा करने की कोशिश करेगी, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होने की कोशिश करेगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होने की कोशिश करेगा। जैसे ये जिससे क्या होगा, ये एक्सपांड होगी तो ये जो एक मैकेनिकल अटैचमेंट लगाया हुआ अपन ने, तो ये जैसे ही थोड़ा सा भी एक्सपांड होगी तो ये इसको मैग्नीफाई करके नीडल की, ये जो इसमें नीडल लगी हुई है, इससे इसको इस पर स्केल पर डिनोट करेगा, जो अपना प्रेशर रहेगा उसको स्केल पर दिखाएगा। कुछ इसमें क्या हो गया, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही अपन इसको इससे कनेक्ट करते हैं, जिसमें फ्लूइड का अपन प्रेशर मेजर करना है ना, उससे जैसे कनेक्ट करते हैं तो ये इसको स्केल पे दिखा देता है। ये होता है बोर्डन ट्यूब टाइप। इसको क्या है, इसमें से 10,000 बार तक मैक्सिमम हाई प्रेशर मेजर कर सकते हैं। बेसिकली जो अपने जो डेली जीवन में जो अपन प्रेशर गेज यूज करते हैं वो बोर्डन ट्यूब टाइप के प्रेशर गेज ही होते हैं मैक्सिमम। जैसे अपने गाड़ी के टायर में जो अपन प्रेशर मेजर करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बोर्डन ट्यूब टाइप होता है। दूसरा होता है डेड वेट टाइप। डेड वेट टाइप में अपन क्या करते हैं, डेड वेट टाइप में ये एक आइडियल टाइप है। आइडियल से मतलब क्या है, आइडियल से मतलब है कि इसको वर्कशॉप में जो अपने इंस्ट्रूमेंट जो खराब हो जाते हैं जिनको कैलिब्रेट करना होता है, कैलिब्रेट करने से मतलब है कि जैसे ये काम करते करते इसकी रीडिंग थोड़ी सी एरर आ रही है रीडिंग में, तो उसको ठीक करने के लिए, उस एरर को मिटाने के लिए इस पे यहाँ पे उसको अटैच किया जाता है, यहाँ पे उसको अटैच किया जाता है मेजरिंग, जिसको अपन को, जिसकी रीडिंग ठीक करनी है या जिसको अपन को कैलिब्रेट करना है, उसको यहाँ पे अटैच किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है जिसमें पिस्टन पर अपन वेट रखते हैं, एक फिक्स वेट रखेंगे, उस फिक्स रेट से अपन इसका प्रेशर रेशियो निकाल लेंगे कि इस सिलेंडर का डाया इतना है और इतना वेट लग रहा है तो इतना प्रेशर इधर कन्वर्ट जा रहा है, इतना प्रेशर फोर्स इधर जा रहा है। यहाँ पे एक रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर का क्या काम है, रिजर्वायर का काम है कि अगर इसमें लेवल कम ज्यादा हो रहा है तो उसको फिल अप करना, और एक प्लंजर अरेंजमेंट दिया होता है। प्लंजर अरेंजमेंट किस लिए होता है, प्लंजर अरेंजमेंट होता है कि अगर इसमें प्रेशर एक्सीड हो गया तो उसको मैनेज करने के लिए, और अगर इसको प्रेशर रिलीज करना है, इसको हटाना अटैचमेंट के लिए, तो उसको प्लंजर का अरेंजमेंट दिया होता है। ये होता है डेड वेट टाइप। इसको वर्कशॉप में किस लिए बनाया जाता है, ताकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चेक किया जा सके, उसकी टेस्टिंग की जा सके, इसको टेस्टिंग, इसको एक टेस्टर की। अब आगे अपन बात करते हैं डायफ्राम टाइप और बेलो टाइप की। बेलो टाइप में क्या होता है, बेलो टाइप में होता है एक बेलो होता है, जो बेलो क्या होता है, एक एक्सपांड होने वाला डिवाइस है जो प्रेशर लगने पर एक्सपांड हो सकता है और संकुचित हो सकता है। इसमें क्या होगा, जैसे अपन इसको हाई प्रेशर से जैसे अपन इसको अटैच करेंगे तो ये क्या एक्सपांड होगा, इसमें क्या एबिलिटी एक्सपांड होने की, इलास्टिक प्रॉपर्टी एक्सपांड होगा, तो ये जो लिंकेज जुड़ा हुआ है इससे, ये लिंकेज क्या है, जैसे एक्सपांड होगा ये इससे
इसके थ्रू ये क्या है, निडल में डिफ्लेक्शन आएगा, और जो डिफ्लेक्शन है जो अपन को डायल पर सो जाएगा, इससे अपन इसको प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, ये हो गया बेलो टाइप। अब अपन बात करते हैं डायफ्राम की। डायफ्राम में क्या होता है, एक बारीक सी पतली सी मेटल की प्लेट होती है, बारीक सी शीट होती है, जो दो फ्लेंजों के बीच में अटैच होती है, दो फ्लेंजों की पाइप की दो फ्लेंज हो गई, जिसके बीच में अपन उसको प्लेट को रखते हैं। अपन ने इसको क्लैंप कर दिया, क्लैंप करके यहाँ पे बोल्टेड कर दिया, ये दोनों फ्लेंजों के बीच में ये एक बारीक सी सीट आ गई मेटल की। जो ये बारीक सी मेटल की सीट है ना, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, डायफ्राम बोलते हैं। ये बहुत सी बारीक सी होती है। जैसे ही अपन इसमें इसको हाई प्रेशर अटैच करेंगे, हाई प्रेशर अटैच करते ही वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण क्या होगी, थोड़ी सी माइनस से डिफ्लेक्ट होगी। जैसे ही ये डिफ्लेक्ट होती है तो ये लिंकेज जो लगा हुआ है, इस लिंकेज की सहायता से अपन इसको आवृत्त करते हैं, एक्सपांड करते हैं। इस जो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा इसको एक्सपांड करते हैं और इसको निडल पर शो करते हैं। ये होता है। हम बात करने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर स्टैटिक फोर्स पे। स्टैटिक फोर्स मतलब द्रव में कोई डूबी, अगर कोई फोर्स, कोई बॉडी डूबी हुई ना फ्लूइड में, तो उस पर जो फोर्स एक्टिंग करेगा वो कहां पे करेगा और किस पोजीशन पे करेगा, इसको अपन आज एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अपन को क्या जानना जरूरी है, उससे पहले अपन को उस बॉडी का सेंट्रोइड, सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तीनों चीजें अपन उस बॉडी की मालूम होना चाहिए। इसके लिए अपन को छोटी सी कैलकुलेशन और डेफिनेशन देखनी है, सेंट्रोइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी की। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड वह पॉइंट होता है, जैसे कोई भी 2D बॉडी है तो उसका जो सेंटर पॉइंट आएगा, 2D पॉइंट का जो सेंटर पॉइंट रहेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म थिकनेस और प्लेन एरिया की कोई बॉडी है जिसका वह पॉइंट जिसके अराउंड एरिया यूनिफॉर्म हो, वह क्या कहलाता है, उसका सेंट्रोइड कहलाता है। ऐसी बॉडी जिसके चारों ओर, ऐसा पॉइंट जिसके चारों ओर एरिया सेम हो, ऐसे प्लेन और यूनिफॉर्म थिकनेस की बॉडी हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रोइड बोलते हैं। जैसे अपने कोई आकृति मान ली, कोई शेप मान ली, जिसका टोटल एरिया हो गया ए, ठीक है, इसका टोटल एरिया क्या हो गया ए, और इसमें अपने को स्मॉल अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसको अलग अलग एरिया में। ये मान लीजिए A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ऐसे अपन इसको तीन एरिया में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एरिया लिख लिया। इसकी एक y एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं अपन ने, इसकी A1 की लिख ली x1, A2 की हो गई x2, A3 की हो गई x3। ये हो गई इसकी अलग अलग एरिया की अलग अलग डिस्टेंस हो गई, किस एक्सिस से, y एक्सिस से। अब अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि सेंट्रोइड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या करना है अपन को, इसकी कैलकुलेशन के लिए करना है अपन को कि एरिया x बार, एरिया इनटू x बार, ये इससे अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3। ऐसे ही अगर अपन और भी इसके एरियाज मानते हैं तो उनके लिए आगे A2 तक जाएगा। इस तरीके से अपन इसकी सेंट्रोइड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे अगर y एक्सिस की बात करें अपन, ये तो अपने कौन सी एक्सिस पे देखा, y एक्सिस पे। ऐसे अगर अपन को इसका x एक्सिस पे देखना होगा तो उसके लिए उस x एक्सिस से अगर इसका सेंटर देखना होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, a y बार में हो जाएगा A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 प्लस जो भी आएगा उसको बना के ऐड कर देंगे। यहाँ से एरिया को अपन इसके बटन भेज देंगे तो अपन को एक पोजीशन मिल जाएगी इसकी, इस बॉडी पे कि ये इसका सेंटर कहाँ है, इसकी पोजीशन मिल जाएगी, ये इसका सेंट्रोइड कहलाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उससे पहले अपन को देखना है सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये क्या होती है, सीजी एक ऐसा पॉइंट होता है, एक 3D पॉइंट, जिससे कि सारी बॉडी का बोलते हैं, सीजी किसे बोलते हैं, जिससे कोई भी बॉडी हो गई सीजी हो गई। सीजी की अगर अपन बात करें तो सीजी क्या हो गई, सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीजी क्या हो जाएगी, सीजी हो जाएगी वह पॉइंट जिससे रिजल्टेंट वेट गुजरता हो, रिजल्टेंट वेट गुजरता हो। सीजी किसी भी बॉडी का वह पॉइंट जिससे उसके रिजल्टेंट वेट गुजरता हो। रिजल्टेंट वेट का मतलब क्या हो गया, जैसे ये कोई बॉडी हो गई, ठीक है, इस बॉडी के मान लीजिए यहाँ पर ये अपन ने W1 वेट हो गया, ऐसे ये W2 वेट हो गया, ऐसे ये W3 वेट हो गया। तो इस बॉडी का जो ये पूरा, इस बॉडी को अपन y और x प्राइम रखते हैं, ठीक है। तो इस बॉडी का जो ये अलग अलग डब्लो हो गया ना, अपन इसको अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर लिया। अब इनका जो रिजल्टेंट वेट होगा, ये जो गुजरेगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सीजी कहलाएगा। इसका, इस बॉडी का क्या कहलाएगा, ये पॉइंट सीजी कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहां से इसके टोटल वेट का रिजल्टेंट गुजरता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सीजी बोलते हैं। अगली बात करते हैं अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का एरिया होता है ना, उसका डबल मूवमेंट का मूवमेंट, उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसके लिए एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है, उसको भी देखते हैं अपन। पहले देखते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया किसी भी एक्सिस के अबाउट एरिया का सेकंड मूवमेंट। मतलब कैसे, इसको डायग्राम से देखते हैं अपन। जैसे कोई भी बॉडी हो गई, ये हो गया एक्स और वाई प्लेन अपना, ये वाई प्लेन और ये वाई प्लेन और ये एक्स प्लेन, ठीक है। तो अपन ने इसमें मान लिए कि ये A1 एरिया हो गया, यहाँ पे ये हो गया A2 और ये हो गया A3। ये अपन इसके स्मॉल एरिया में इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से ये y एक्सिस से डिस्टेंस को कौन सी हो गई, x1 A1 की, इसकी हो गई x2 और ऐसे इसकी हो गई x3, ठीक है। अब इनकी अपन x एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, A1 की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई y1। ऐसे ही A2 की बात करें तो A2 की हो जाएगी y2 और A3 की बात करें तो हो जाएगी y3, ठीक है। अब इनका अपन इन एक्सिस पे क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जैसे कि I x, इस x एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसके लिए
फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन इसका मोमेंट लेके देखते हैं कि एरिया का मोमेंट लेके देखते हैं इस एक्सिस पे। A1 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 इंटू मोमेंट बराबर क्या होता है, वो लोड क्या, वो फोर्स इंटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से, ठीक है। तो A1 इंटू A1 की डिस्टेंस, A1 इंटू Y1 प्लस ऐसे ही A2 की बात करें तो A2 इंटू Y2 प्लस A3 इंटू Y3। ऐसे अगर कुछ आगे अपन एज्यूम करते हैं तो उनको ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। सेम एज सिमिलरली इसके से इसका x एक्सिस पे सेकंड मूवमेंट करते हैं, x एक्सिस पे अपन इसका सेकंड मूवमेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ix बराबर क्या हो जाएगा सेकंड मूवमेंट, मतलब ये मूवमेंट सेकंड मूवमेंट का मतलब इसको एक बार और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a1 y1 का स्क्वायर प्लस a2 y2 का स्क्वायर प्लस a3 y3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाता है इसका x एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम है अगर अपन ऐसे ही y एक्सिस पे देखें इसका कि y एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो y एक्सिस की बात करेंगे तो i y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, जहां पे y है वहां पे x हो जाएगा, ठीक है। a1 x1 का स्क्वायर प्लस a2 x2 का स्क्वायर प्लस a3 x3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा y एक्सिस पे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मतलब क्या हो गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोल रही है कि जब किसी भी ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी सीजी की लाइन, जो सीजी की लाइन होगी, जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी हो गई अपने x और y प्लेन में, y और x प्लेन में, ठीक है। ये इसका सीजी आ गया, ये इसका सीजी पॉइंट हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो ये सीजी की जो लाइन है, जब कोई भी ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीजी की लाइन के पैरेलल, इसके पैरेलल मान लीजिए ये कोई लाइन है जिसको अपन ने मान लिया ये क्या p और q लाइन है, एक्सिस इसकी सीजी x एक्सिस की जो सीजी है ना i x, ये कौन सी हो गई i x, ठीक है। इसके पैरेलल जो लाइन है, अगर इस पर अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है तो सेंट्रोइडल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया i x एक्सिस, और बॉडी का एरिया, इस बॉडी का टोटल एरिया अपन ने क्या मान लिया, इसका टोटल एरिया हो गया कैपिटल है, मान लिया अपन ने इसका टोटल एरिया क्या हो गया कैपिटल है। बॉडी का एरिया और बोथ एक्सिस के डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, इन दोनों इसके बीच की डिस्टेंस अपन मान ली h हो गई। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इससे अपन क्या बोल सकते हैं, इससे अपन बोल सकते हैं कि i p q, मतलब ये जो अपन पैरेलल एक्सिस मानी ना, इस पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया और डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर किसी भी बॉडी की अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, किसी सीजी के पैरेलल कोई एक्सिस है उस पर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता है, उसके सीजी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐड करना है अपन को उसके एरिया और दूरी की मल्टीप्लिकेशन का वर्ग का, दूरी के वर्ग का और एरिया का जो प्रोडक्ट आएगा ना उसको अपन को इसमें ऐड करना है। ये क्या कहलाता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहलाती है। ऐसे अगर अपन को इसके मान लीजिए ये तो अपन ने x एक्सिस के पैरेलल है, अगर अपन को y एक्सिस के पैरेलल लेना है, जैसे y एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस हो गई, y एक्सिस के पैरेलल ये एक्सिस हो गई p डैश और q डैश, ठीक है। तो और y एक्सिस i y y हो जाएगा, y एक्सिस के एप्रोक्स में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या हो जाएगा y y y i y y, ठीक है। तो i p डैश q डैश क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, क्या हो जाएगा i y y प्लस a x स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस जो मान लेते हैं क्या h मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, तो ये हो गए अपने कुछ केसेस, जैसे रेक्टेंगल हो गया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना किसी भी बॉडी का, रेक्टेंगल हुआ, ट्रायंगल हुआ, सर्कल हुआ और एक पेंटागोनल हो गया, तो इनकी सीजी, जैसे रेक्टेंगल की सीजी कहां होती है, रेक्टेंगल की सीजी होती है b/2, मतलब इसके y एक्सिस से आधे पे, और d/2 x एक्सिस से, अगर x एक्सिस से देखेंगे तो अपन इसके आधे पे, मतलब इसके सेंटर पे आ जाते हैं अपन, b/2 और d/2, ये दोनों एक्सिस से हो गई इसकी। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सीजी पे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पे, इसके सीजी पे। सीजी पे क्या होता है, bd3/12, b ये वाली यूनिट और d ये वाली, bd3/12। ऐसे अगर अपन, ये तो हो गया x एक्सिस से, और अगर y एक्सिस से देखना होगा तो db3/12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा db3/12। और ये i0 का मतलब इसके बेस पे, इस एक्सिस के पैरेलल, अगर अपन को इसके बेस पे जो एक्सिस है ना, इसके पैरेलल, जैसे ये इसके बेस पे मैंने एक्सिस खींच दी कोई i0, ठीक है। तो अगर वहां पे, यहाँ पे अगर अपन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं तो हो जाता है db3/3, क्या हो जाता है वो db3/3, और इसका एरिया तो आप जानते हो, लंबाई इनटू चौड़ाई, विड्थ इनटू लेंथ, ठीक है। तो b इनटू d, इसका एरिया हो गया। ऐसे अगर अपन ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल की सीजी मतलब कहां पे होगी, जिस तरफ को ज्यादा एरिया होगा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, नीचे की तरफ एरिया ज्यादा है तो ये नीचे शिफ्ट होगी थोड़ी, ठीक है। ये इसकी h हाइट है, b विड्थ है, ठीक है। तो इसकी सीजी बेस से कहां पे रहेगी, मतलब इस डेटम से कहां पे रहेगी, x डिस्टेंस पे रहेगी ऊपर थोड़ी सी, तो वो कितनी होगी h/3, इस साइड की 1/3, ठीक है। और अगर अपन इस टॉप से देखें तो ये हो जाती है 2h/3, h/3 में से, सॉरी h में से h/3 निकालेंगे तो 2h/3 बच जाएगी, मतलब ये हाइट कितनी जाएगी h/3। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सीजी पे देखते हैं तो अपन, तो bh/36 हो जाता है, कितना होता है bh/36। और अगर इसके इस बेस पे, इसके भी यहां पे इस बेस पे अगर हमको देखना है तो हो जाता है bh/12, और इसका एरिया हो जाता है 1/2 b into h,
ठीक है। अब सर्कल की बात करते हैं, सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल का भी कहां आ जाएगा, सीजी पे देखेंगे तो सीजी कहां आ जाएगी, सीधी सी बात है सेंटर पे जाएगी, सेंटर पे जाने के लिए अपन को d/2 करेंगे, इधर से भी जाना है तो d/2 करेंगे, तो यहां पे सेंटर पहुंचेंगे अपन, तो इसकी सीजी तो कहां पे हो गई d/2 पे, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया π/64 d/4, और इसका एरिया हो गया π/4 d²। ठीक है। अब अपन ऐसे ट्रापेजॉइडल सेक्शन की बात करते हैं। ट्रापेजॉइडल सेक्शन में क्या होता है, ट्रापेजॉइडल सेक्शन में भी जहां पे ज्यादा एरिया होगा ना उस तरफ ये शिफ्ट हो जाएगी, तो ये x है ना नीचे की तरफ शिफ्ट होगा थोड़ा सा। ऐसे तो इनमें तो क्या है सेंटर पे आ जाता था, डायरेक्ट ऑफ करते आ जाता था, लेकिन ये थोड़ा जिस तरफ क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है तो वहां पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो अपना x क्या हो गया, x हो गया 2a plus b upon a plus b into h/3, h/3 से इंटू करना है इसको, 2a plus b upon a plus b को इससे h/3 से गुणा करना है। और इसकी cg का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी cg का कहां पे, इस पे सेंट्रोइडल एक्सिस पे। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सेंट्रोइडल एक्सिस पे cg पे कितना होता है, a square plus b square plus 4ab upon 36a plus b into h cube। ठीक है। जैसे इस क्यूब से गुणा करेंगे इसको a square plus b square 4ab upon 36a plus b को, तो इसका cg पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और इसके एरिया का फॉर्मूला हो जाता है a plus b by 2 into h। अब अपन वापस अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। अपना चैप्टर क्या था, स्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। द्रव में कोई अगर सतह डूबी हुई है, कोई बॉडी डूबी हुई है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ये मतलब कोई भी चीज पानी में डूबी हुई है, जैसे बांध के गेट हुए, डैम हुआ, और जो सबमरीन जो पानी में रहती है अंदर, उन सब पर जो उस फोर्स, वो लिक्विड जितना उनके ऊपर जितना लिक्विड है जो उस पे फोर्स डालता है, ये कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो फोर्स जितना जितना हाइट बढ़ती जाएगी, मतलब लिक्विड जितना ऊपर बढ़ता जाएगा उतना फोर्स बढ़ता जाएगा। अब अपन को एक तो वो फोर्स किसी एक पॉइंट पे एक्टिंग होगा, तो अपन एक तो वो फोर्स किस पॉइंट पे एक्टिंग होगा उसको एनालिसिस करेंगे, और कितना फोर्स एक्टिंग होगा इसको एनालिसिस करेंगे। अपन इसको देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पे। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मतलब, हाइड्रोस्टैटिक मतलब द्रव का वह फोर्स जो किसी बॉडी पर एप्लीकेबल होता है या किसी बॉडी पर लगता है। जैसे कोई भी बॉडी अगर फ्लूइड में डूबी हुई है, फ्लूइड के अंदर है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा ना उसको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, उसका जो फोर्स लगेगा। अभी अपन को क्यों एनालिसिस करना है, क्योंकि अपन जो डैम बनाते हैं, कोई भी सबमरीन बनाते हैं, तो उनमें जो वो फोर्स अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो गहराई में जाएगी ना, तो उन पर फोर्स ज्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे चीजें द्रव में नीचे जाती जाती डूबती है, वैसे उन पर फोर्स ज्यादा एप्लीकेबल होता जाता है। तो अपन को हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्यों जरूरी है, क्योंकि अपन डैम निर्माण करते हैं, और जो सबमरीन बनाते हैं, और जो शिप बनाते हैं, और हाइड्रोलिक्स गेट जो डैम वगैरह होते हैं ना, उनके जो गेट बनाते हैं अपन हाइड्रोलिक गेट, इनके लिए अपन को ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ज्ञात करना पड़ेगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या चीज है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हो गया फ्लूइड द्वारा बॉडी की सरफेस पर लगाया गया टोटल प्रेशर फोर्स। जो प्रेशर फ्लूइड किसी बॉडी की सरफेस पे लगाएगा वो टोटल प्रेशर क्या कहलाएगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बराबर जब फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो अगर अपन को यहां से इसका फोर्स निकालना है, प्रेशर फ्लूइड का जो प्रेशर लगेगा वो, और फोर्स और एरिया, अब अपन को यहां से फोर्स निकालना है, तो इस एरिया को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स हो जाएगा। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपन को इसकी स्टडी करनी है, स्टडी करनी है मतलब पूरी बॉडी पे कंप्लीट स्टडी करनी है, तो अपन इसको स्मॉल पार्टिकल मान लेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल मान लेंगे, और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या क्या किया अपन यहाँ पे, अपन ने इसको मान लिया कि ये स्मॉल पार्टिकल df, मतलब कोई बॉडी है, जैसे ये कोई बॉडी है, इस पर जो ये फोर्स लग रहा है ना df, स्मॉल पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रहा है, ये अपन को निकालना है। तो अपन ने क्या मान लिया, इसको df मान लिया, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, और ये df मान लिया। ये हो जाएगा P बराबर, अपन क्या जानते हैं प्रेशर बराबर क्या होता है, रो जी एच, जैसा कि अपन ने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि प्रेशर बराबर क्या होता है, रो जी एच। तो प्रेशर तो हो गया रो जी एच, और ये df अगर अपन ने स्मॉल पार्टिकल पे स्टडी करने के लिए छोटा सा फोर्स माना ना, तो अपन इसको उसके स्मॉल से एरिया da से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा इस पर फोर्स हो जाएगा उस पॉइंट पर। अब ये फोर्स अपन को किसी भी पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई करेगा ये फोर्स। जैसे कि अपन ने होल बॉडी पे स्टडी कर ली, तो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगेगा, तो उसको उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। उस पॉइंट क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या हो गया, वह पॉइंट जिस पर टोटल प्रेशर फोर्स अप्लाइड रहता है, मतलब बॉडी का वह पॉइंट जिस पर टोटल प्रेशर फोर्स अप्लाइड रहता है, वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है। ये कहां से, जैसे फ्री लिक्विड सरफेस की जो टॉप सरफेस रहेगी ना, फ्री लिक्विड सरफेस की जो टॉप सरफेस रहेगी, उससे बॉडी जितनी गहराई पे डूबी हुई है, फ्री लिक्विड सरफेस से वर्टिकली मेजर किया जाता है उसको, उस बॉडी की सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पे लगा हुआ है, ये जो पूरी हाइट आएगी, इसको क्या बोलेंगे अपन, सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। अब इसके तीन मैकेनिज्म होते हैं, तीन मैकेनिज्म मतलब ये तीन तरीके से हो सकता है। टोटल प्रेशर फोर्स कितने तरीके से हो सकता है, इसकी तीन कंडीशन होती है। कंडीशन कौन कौन सी, एक तो बॉडी अपनी वर्टिकली डूबी हो सकती है, पानी में वर्टिकली डूबी हो सकती है, या फिर इंक्लाइंड हो सकती है, या तो ऐसे डूबी हुई रहेगी वो बॉडी। ठीक है। ऐसे नहीं होगी तो दूसरी कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन कौन सी है, जैसे ये फ्लूइड है और ये इसमें कोई इंक्लाइंड बॉडी डूबी हुई है, ठीक है, किसी एंगल पे, थीटा पे या जो भी एंगल है उस पे ये बॉडी डूबी हुई है, तो हो गई इंक्लाइंड, और एक हो गई हॉरिजॉन्टल। एक किस तरीके से, एक हो गई इस तरीके से बॉडी डूबी हुई है हॉरिजॉन्टल, जैसे ये फ्लूइड है, तीनों को स्टडी करता है। तो ये हो गया अपना डायग्राम। अब अपन बात कर रहे हैं इसकी, सबसे फर्स्ट नंबर में क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन वर्टिकल बॉडी। कोई बॉडी वर्टिकल डूबी हुई है, जैसे अपन ने मान लिया कोई बॉडी डूबी हुई है वर्टिकली फ्लूइड में, ठीक है। इसमें अपन ने ये स्मॉल सा स्ट्रिप मान ली, जिसकी विड्थ तो कितनी है dh, और थिकनेस कितनी है b, ठीक है। अब इसमें अपन ने ये h हाइट मानी है इस स्ट्रिप की, इस फ्री लिक्विड सरफेस से, और इस जो ये पूरी बॉडी है ना,
इसकी जो सीजी है उस सीजी की डिस्टेंस मानी है अपने फ्लूइड लिक्विड सरफेस से, स्ट्रिप की तो कितनी मानी है फ्लूइड लिक्विड सरफेस से h हाइट, और इसकी बॉडी की सीजी की हाइट कितनी मानी है अपने h बार, ठीक है। और फ्लूइड लिक्विड सरफेस से इस बॉडी पर जहां पर ये प्रेशर फोर्स एक्टिंग करेगा ना, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, इसकी हाइट कितनी मानी है अपन ने, ये मानी है x, ठीक है। अब अपन इसके देखते हैं कि ये h स्टार का क्या फॉर्मूला आता है। तो यहां से प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है इस पे, अपन स्ट्रिप पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये df पार्शियली फोर्स हो गया df रो जी h इनटू da, रो जी h तो ये प्रेशर हो गया और ये एरिया हो गया, प्रेशर इनटू एरिया बराबर फोर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये एरिया क्या है, एरिया अपन स्ट्रिप का लेंगे, स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा dh इनटू b, स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा da बराबर क्या हो जाएगा dh इनटू b। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ओवर बॉडी निकालना है ना अपन को, तो अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या हो जाएगा dfp बराबर रो जी h da, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे रो और जी, रो तो ये क्या है डेंसिटी कांस्टेंट है, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट है, जी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा df का तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू यहाँ से रो जी और इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा a इंटू h इंटू डी ए। तो ये क्या हो गया h इंटू डी ए, ये हो गया इसका मूवमेंट, हो गया इस स्ट्रिप का मूवमेंट हो गया कहाँ पे, तो लिक्विड सरफेस पे। तो अब अपन किसी बॉडी का मूवमेंट लेते हैं तो कहां से लेते हैं, सीजी से, तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अगर अपन इसको सीजी से, सीजी वाली डिस्टेंस चलेंगे तो यहां से ये क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा रो जी ए एच बार, प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया इस हाइड्रोलिक फ्लूइड द्वारा लगाया गया इस बॉडी पे फोर्स हो गया एफपी, ये कितना आ गया अपने रो जी एच बार। अब अपन इसको इस फोर्स को कहां पे एनालिसिस कर रहे थे अपन, इस स्ट्रिप पे। अब इस स्ट्रिप के इस फोर्स का अपन यहां पे मोमेंट लेते हैं, इस फोर्स का मोमेंट लेते हैं अपन, मोमेंट ले रहे हैं अपन इस फोर्स का dfp इंटू फोर्स इंटू वर्टिकल डिस्टेंस, फोर्स इंटू वर्टिकल डिस्टेंस इंटू h। तो यहां से df की वैल्यू क्या है, df की वैल्यू हो जाएगी रो जी h इंटू da इंटू h। तो यहां से h और h स्क्वायर, रो जी कांस्टेंट है, da आ जाएगा। तो यहां से इसका करते हैं इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा रो जी h स्क्वायर h और h स्क्वायर इंटू da, या फिर इसको बाहर निकाल दें रो जी को, क्या बच जाएगा h स्क्वायर da, क्या हो जाएगा h स्क्वायर da, ये da क्या है dh इंटू b, ये स्ट्रिप का एरिया, ठीक है। अब अपन इसको क्या मानते हैं भाई, अपन ने इसे पिछले वाले में क्या देखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एरिया इंटू दूरी का वर्ग, एक्स स्क्वायर, यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको तो अपन, ठीक है। तो ये यहां से क्या हो गया, इसकी सीजी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, यहां से एच स्क्वायर डी को अपन ने बोल दिया कि इस बॉडी का इस फ्री लिक्विड सरफेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया है, क्या हो गया I0 हो गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इसका यहां पे। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, यहां से अपने पास आ गया रो जी I0, ये आ गया अपने पास मोमेंट इस फोर्स का। अपन इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो ये टोटल फोर्स का इंटीग्रेशन आ गया। अब अपन को मोमेंट लेना है कि ये जो फोर्स अपन ने निकाला था ना ये एफपी, इसका मोमेंट लेना है इस फ्री लिक्विड सरफेस पे, ठीक है। अब इसका मोमेंट लेते हैं अपन इस फ्री लिक्विड सरफेस पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fp इंटू fp की डिस्टेंस, ये कितनी है, ये कितनी आ रही है, ये x, fp इंटू x, ठीक है। तो fp की वैल्यू ऐसे पुट कर देंगे, कितनी है रो जी ए एच बार इंटू x, ठीक है। ये और ये दोनों टर्म एक दूसरे इक्वल रहेगी, क्योंकि ये भी अपन इंटीग्रेशन कर दिया, अपन स्मॉल से पार्टिकल पे लेके चले थे, इंटीग्रेशन कर दिया तो होल बॉडी का आ गया मोमेंट, और ये भी अपन ने ये फोर्स निकाला जो ये होल बॉडी का निकाल रहा है भाई, टोटल फोर्स निकाल रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। इसको अगर इक्वेशन 1 दे दूं और इसको 2 दे दूं तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा रो जी I0 बराबर रो जी ए एच बार इंटू एक्स, यहां से रो जी कैंसिल हो गया, एच बार इसके बटे में चला जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, ये x बराबर हो गया I0 अपॉन ए एच बार, ठीक है। अब अपन ने देखी थी एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखी थी पिछले वाले वीडियो में, तो वो इसीलिए देखी थी ताकि अपने यहाँ पे काम आ सके। तो वो क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है कि किसी बॉडी की, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखी थी वो यहाँ पे काम आएगी, I0 प्लस IG प्लस ए एच बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सीजी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया इनटू दूरी का वर्ग का मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट जो आएगा इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से वो क्या हो गया IG प्लस ए एच बार का स्क्वायर अपॉन ए एच बार, तो यहाँ से एरिया से एरिया कैंसिल, एक एच बार से एक बार कैंसिल, तो क्या बच गया, एक्स बराबर क्या रह गया, एक्स बराबर रह गया IG अपॉन
ए एच बार प्लस एच बार। तो ये आ गया वर्टिकली डूबी हुई किसी भी बॉडी पर सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला कि वो किस हाइट पे रहेगा। वो रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया और हाइट का जो कंप्लीट बॉडी का एरिया रहेगा ना, कंप्लीट बॉडी का एरिया जो रहेगा और उसकी सीजी की जो डिस्टेंस रहेगी उनके रेशियो में उस डिस्टेंस को ऐड करना है। ये आ जाएगा इसके सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला। अब ऐसे ही वर्टिकली डूबी हुई है, ऐसे अगर इंक्लाइन डूबी हुई तो जैसे मान लें अपन कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये इसमें पानी में वर्टिकली डूबी हुई है, ये मान लिया अपन ये वर्टिकली डूबी हुई है, ठीक है, ये किसी एंगल थीटा पे डूबी हुई है। तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। अब देखिए यहां से एक चीज है कि अगर आप यहाँ पे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा थीटा की वैल्यू अगर 90 रखोगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 बराबर क्या होता है 1, तो वापस से यही फॉर्मूला आ गया। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू अपन बढ़ाते जाएंगे तो ये एंगल आता जाएगा। सेम इसी तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी, वही वर्टिकली डिस्टेंस अपन लेते हैं, अगर इसको ये मान लेंगे अपन तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म लगा के ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास। अपने मेन जो भी न्यूमेरिकल आएंगे ना उनमें ये दोनों फॉर्मूले काम आने वाले हैं। कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले पता है तो आप उस न्यूमेरिकल को आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर उसे मेल कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर के चौधरी और आज हम बात करने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक फ्लूइड काइनेमेटिक्स पर। आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अपन फ्लूइड मैकेनिक्स की 6 क्लासें पढ़ चुके हैं और आज अपन 7वीं क्लास पढ़ रहे हैं। 6 क्लासों में अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। अपन पहला चैप्टर टाइप्स फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, दूसरा चैप्टर प्रेशर पढ़ चुके हैं, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस वगैरह पढ़ चुके हैं, तीसरा चैप्टर अपना फ्लूइड स्टैटिक्स, तीनों चैप्टर अपन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन पढ़ने वाले फ्लूइड का नेक्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स। पहली बात होती है कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स वह फ्लूइड साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड की मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन उसके रीजन का पता नहीं करना है अपन को, उसके फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 2 मेथड हुए, कौन कौन से? पहला मेथड हुआ लैग्रेंजियन मेथड, दूसरा मेथड हुआ ओलेरियन मेथड। इन दोनों मेथडों में फ्लूइड के मोशन को डिस्क्राइब किया गया अलग अलग तरीके से। अब लैग्रेंजियन मेथड में क्या होता है, इसमें होता है कि अपन किसी सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स के उसके फ्लो को कंसीडर करते हैं। जैसे कोई फ्लूइड है तो उसके फ्लो को अपन स्टडी करेंगे, एक पार्टिकल को चूज कर लेंगे, उस पर स्टडी करेंगे इसकी फ्लूइड के मोशन को। तो ये वाला मेथड होता है अपना लैग्रेंजियन मेथड। अपन बात करते हैं ओलेरियन मेथड की। इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में जैसे कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो अपन को एक सर्टेन पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर सेक्शन 1 पे, इस पॉइंट पर अगर अपन फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाता है अपना ओलेरियन मेथड। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो की। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो से मतलब है कि अपना फ्लूइड किन किन टाइप से फ्लो होता है। सबसे फर्स्ट अपना आता है स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो किसे बोलते हैं? स्टडी फ्लो वह फ्लो हो गया फ्लूइड का जिसमें अपने फ्लूइड की प्रॉपर्टी किसी पॉइंट पर टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आता। प्रॉपर्टी से मतलब होगी फ्लूइड की वेलोसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, ये सब किसी सर्टेन पॉइंट पर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। जिससे अपन वेलोसिटी बोल लेते हैं dv/dt। ये टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो ये तो हो गया मेरा स्टडी फ्लो। जबकि अगर ये चेंजेस आ रहा है और ये जीरो नहीं है तो ये कहलाता है अनस्टडी फ्लो। जैसे टाइम के साथ साथ चेंजेस आ जाए तो वो अनस्टडी फ्लो। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको प्रैक्टिकल में अपन देखें कि कोई क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर में कंटिन्यूसली पानी आ रहा है, इसका लेवल इतना मेंटेन है, एच हाइट तक ये मेंटेन है और यहाँ से ये पानी निकल रहा है वेलोसिटी से, तो ये टाइम के साथ साथ ये वेलोसिटी सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जबकि अगर मैं इस पानी को ऊपर से फ्लो करना बंद कर दूँ तो धीरे धीरे इसका लेवल कम होता चला जाएगा और अपनी वेलोसिटी कम होती चला जाएगी, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो उसको तो बोलते हैं अपन अनस्टडी फ्लो। अगर चेंज होती है तो और चेंज नहीं होती है तो उसको बोलते हैं स्टडी फ्लो। दूसरा अपना होता है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो किसे बोलते हैं? वह फ्लो जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो स्पेस के साथ एक सर्टेन टाइम के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कोई फ्लूइड है, जैसे कोई टैंक है, अपना कोई टैंक है, उससे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस तरीके से फ्लूइड फ्लो हो रहा है यहाँ से। तो इस सेक्शन पर और इस सेक्शन पर अगर अपन देखें तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी चेंजेस है। इस प्लेस पर अलग है, यहाँ पर अलग है वेलोसिटी, क्योंकि एक कोनिकल शेप हो गई मेरी। अगर मैं इसकी हाइट कांस्टेंट रखता हूँ तो ये हाइट तो कांस्टेंट है, लेकिन इस सेक्शन पर और इस सेक्शन पर, दोनों सेक्शन पर इसकी वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। dv/ds, मतलब स्पेस के साथ साथ इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। तो इस केस में कौन सा फ्लो हो जाएगा मेरा? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अगर वेलोसिटी चेंज हो जाए स्पेस के रेस्पेक्ट में तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। और यूनिफॉर्म फ्लो किसे बोलेंगे? जैसे कोई टैंक है, उससे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, सेक्शन 1 पे और सेक्शन 2 पे। फ्लूइड की वेलोसिटी दोनों सेक्शन पे सेम रहेगी, मतलब स्पेस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, मतलब वेलोसिटी से अपने की प्रॉपर्टीज, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, तो वो कहलाता है मेरा यूनिफॉर्म फ्लो। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने टाइप्स की, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो की। लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? लेमिनार फ्लो वो फ्लो होता है जैसे कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो एक लेयर दूसरी लेयर पर फ्लो हो रही है, तो इस टाइप का जो फ्लो होगा लेयर टू लेयर, इसको अपन बोलते हैं लेमिनार फ्लो। और इसमें क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर बहुत लो होते हैं, मतलब 2000 से कम रेनॉल्ड्स नंबर होंगे तो उस फ्लो को अपन क्या बोलते हैं? उस फ्लो को अपन बोलते हैं लेमिनार फ्लो। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? इसको आर से डिनोट करते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला आता है ρ dv/μ।
रो से मतलब है डेंसिटी, डी से मतलब है डाया, वी से वेलोसिटी, म्यू से मतलब विस्कोसिटी। ये फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड्स नंबर निकालने का, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी सिंपल डेफिनेशन हो जाती है, जो फ्लूइड लेयर के रूप में फ्लो होता है और जिसमें नेग्लिजिबल मिक्सिंग होती है और लो रेनॉल्ड नंबर होता है, 2000 से कम रेनॉल्ड नंबर होता है, उसको बोलते हैं अपन टर्बुलेंट फ्लो, सॉरी लेमिनार फ्लो। अब अगला है अपना टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो से मतलब है कि कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है और वो जिगजिग रूप में, जिगजिग रूप में मतलब इस तरीके से फ्लो हो रहा है, जिगजिग रूप में, भौरा के रूप में। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन, हाईली डिसऑर्डर्ड रैंडम मिक्सिंग फ्लो। हाईली डिसऑर्डर्ड, एक स्ट्रेट लाइन या पाथ लाइन में फ्लो नहीं हो रहा है, जिगजिग रूप में फ्लो हो रहा है। ये किस वजह से होता है, हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी की वजह से इस ये रीजन होता है अपना। और विस्कोसिटी उसकी क्या कम रहेगी, अगर वेलोसिटी हाई है तो विस्कोसिटी उसकी रहेगी कम। और लेमिनार के केस में विस्कोसिटी तो ज़्यादा रहेगी और वेलोसिटी उसकी कम रहेगी, तब वो फ्लो हो जाएगा अपना लेमिनार। और टर्बुलेंट के लिए रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा तो टर्बुलेंट फ्लो। और एक आता है ट्रांजिट फ्लो। ट्रांजिट फ्लो किसे बोलते हैं अपन, 4000 से 2000 के बीच का जो फ्लो रहेगा उसको अपन ट्रांजिट फ्लो बोलते हैं। अगला अपना आता है रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो से अपना मीन है कि कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके फ्लूइड के पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहे हैं, उसी के साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी अगर रोटेट हो रहे हैं तो उनको बोलते हैं अपन रोटेशनल फ्लो। और अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन में लेकिन अपनी एक्सिस पर फ्लो नहीं हो रहे, अपने ओवन एक्सिस पे फ्लो रोटेट नहीं हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अपन इरोटेशनल फ्लो। अगला आता है अपना कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो किसे बोलते हैं, कंप्रेसिबल फ्लो वो हो गया मेरा कि जैसे कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी अगर चेंज हो रही है, अगर चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है डेंसिटी फ्लो के साथ, तो वो तो हो गया मेरा कंप्रेसिबल। और अगर उसकी डेंसिटी फ्लो के साथ कांस्टेंट बनी रहती है तो वो कहलाता है मेरा इनकम्प्रेसिबल फ्लो। द डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड चेंज फ्रॉम ए पॉइंट टू पॉइंट, इट इज कॉल्ड कंप्रेसिबल, अनदर इट्स इनकम्प्रेसिबल। एक टाइप आता है अपना टाइप्स ऑफ फ्लो का, वन डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल फ्लो, थ्री डायमेंशनल फ्लो। ये क्या होते हैं, वन डायमेंशनल फ्लो से मतलब है कि जैसे कोई भी फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है, अगर उसकी वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, फ्लूइड की वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और एक सिंगल स्पेस कोऑर्डिनेट में ही वो फ्लो हो रहा है, सिंगल स्पेस कोऑर्डिनेट में ही वो फ्लो हो रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं वन डायमेंशनल फ्लो। जबकि टू डायमेंशनल फ्लो किसे बोलेंगे, टू डायमेंशनल फ्लो उसे बोलेंगे कि वेलोसिटी फंक्शन है टाइम का और उसी के साथ साथ दो स्पेस कोऑर्डिनेट। स्पेस कोऑर्डिनेट से मतलब है कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, इन दोनों का भी फंक्शन है अगर टाइम के साथ साथ, तो उसको बोलते हैं अपन टू डायमेंशनल फ्लो। जबकि थ्री डायमेंशनल फ्लो किसे बोलेंगे, इसको वन डायमेंशनल को अपन शो करते हैं, वन डायमेंशनल को अपन शो करते हैं यू वेलोसिटी हो गई और ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये सिंगल एक्स डायरेक्शन में। जबकि अगर टू डायमेंशनल की बात करूं मैं तो टू डायमेंशनल के लिए वेलोसिटी हो जाती है, फंक्शन हो जाता है मेरा एक्स और वाई, दो कोऑर्डिनेट का। और थ्री डायमेंशनल की अगर बात करें तो वेलोसिटी फंक्शन है टाइम के रेस्पेक्ट में किसका, तीनों एक्सिस का, तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस होती है एक्स वाई और जेड, इन तीनों का। जैसे यू इज इक्वल टू फंक्शन है मेरा एक्स वाई और जेड, ये हो गया थ्री डायमेंशनल फ्लो। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं हूं आर.के. चौधरी और आज अपन बात करने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक फ्लो की लाइंस होती है। फ्लूइड फ्लो की लाइंस होती है कि किस किस लाइन में अपना फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक आता है ये अपना फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आता है। और एक और बात की, अभी तक अपन पिछली 7 क्लासें ले चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, आज अपनी 8वीं क्लास है। अब फ्लूइड की फ्लो होती है ये किस तरीके से होती है, इसकी अपनी 3 लाइनें डिफाइन है फ्लूइड मैकेनिक्स में। कौन कौन सी, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रेक लाइन। अब स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रेक लाइन से मतलब क्या है अपना कि अपना कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो किस लाइन में फ्लो हो रहा है, ये अपन को डिफाइन करना है। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं आइए देखते हैं। स्ट्रीम लाइन क्या होता है, स्ट्रीम लाइन होता है कि अपन कोई भी फ्लूइड का इमेजिनरी पाथ मान लेते हैं कि कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है अपना, और एक इमेजिनरी लाइन मान ली कि इस तरीके से वो फ्लूइड एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल उस लाइन को फॉलो करते हुए निकल रहा है। मतलब कैसे, मतलब जैसे अपन इसका ग्राफ खींचते हैं, ये कोई ग्राफ है, मान लीजिए ये कोई फ्लूइड अपन ने लाइन मान ली, इमेजिनरी लाइन जो डिफाइन करेगी अपने पाथ को, फ्लूइड के पाथ को। अब मैं अगर इस पर कोई भी वेलोसिटी इसका टेंजेंट खींचूं तो ये इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर इस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी डिफाइन करेगा, इस पॉइंट पर इस फ्लूइड की। तो ये क्या हो जाता है अपना स्ट्रीम लाइन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों ही कोलिनियर हो जाते हैं, एक ही एक्सिस पे आ जाते हैं अपने दोनों वेक्टर। ये यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी दो स्ट्रीम लाइन हो गई, दो स्ट्रीम लाइन हो गई तो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अब ये क्यों नहीं कर सकती है, इसका जवाब है क्योंकि अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी दोनों स्ट्रीम लाइन, तो इनका जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो वेलोसिटी वेक्टर आएंगे और दो वेलोसिटी वेक्टर किसी एक पॉइंट पर आना इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से अपन इससे बोलते हैं कि ये एक स्ट्रीम लाइन दूसरी स्ट्रीम लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे अपना कोई भी पाइप है, पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो वो एक क्लोज बाउंड्री में पाइप फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोल देते हैं कि स्ट्रीम लाइन डिफाइंड ए स्ट्रीम ट्यूब, एक स्ट्रीम ट्यूब में फ्लूइड फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर पाथ से। अब मैं इसकी एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में देखूं, मान लीजिए कुछ टाइम पीरियड बाद ये पॉइंट मेरा यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये तो गई इसकी एक्स डायरेक्शन और ये हो गई वाई डायरेक्शन। अब यहाँ से मैं स्ट्रीम लाइन की एक इक्वेशन होती है, स्केलर इक्वेशन, वो क्या होती है वो मैं आपको बताऊँ, वो होती है dx अपॉन यू बराबर dy अपॉन वी बराबर dz अपॉन डब्ल्यू। ये होती है मेरे स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन स्केलर के लिए, मतलब अपने फ्लूइड पार्टिकल की
एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू हो गई। अगर मैं इसको 3 डायमेंशनल मानूँ तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तो इनमें जो पर्टिकुलर एक पॉइंट की वेलोसिटी रहेगी वो समान रहेगी। डी एक्स अपॉन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, डी वाई वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वी और जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी वी डब्ल्यू। तो ये हो गई मेरी एक स्ट्रीमलाइन इक्वेशन। और एक स्ट्रीमलाइन इक्वेशन होती है लेकिन वो वेक्टर की होती है। वेक्टर से मतलब है कि मेरी जो ये है वी वेलोसिटी, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो डी एस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये होती है मेरी स्ट्रीमलाइन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन होती है स्ट्रीमलाइन की। डीएस क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये डिस्टेंस, ये क्या हो जाती है मेरी डीएस हो जाती है। तो डीएस वेक्टर और वी वेक्टर इसकी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी ये 0 होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन अपनी नेक्स्ट पाथ लाइन की। पाथ लाइन क्या होती है? पाथ लाइन वो होती है कि कोई भी फ्लूइड पार्टिकल हो गया, उसका जो एक्चुअल पाथ होगा एक सर्टेन टाइम पीरियड में, जैसे कि अपन ने कोई भी फ्लूइड पार्टिकल दिया और वो फ्लो हो रहा है अपने वेलोसिटी से। तो मान लीजिए ये कोई मेरा फ्लूइड पार्टिकल है, ये फ्लो हो रहा है, कुछ टाइम पीरियड बाद ये यहाँ आ गया और कुछ टाइम पीरियड बाद ये यहाँ आ गया, कुछ टाइम पीरियड बाद ये यहाँ आ गया, कुछ टाइम पीरियड बाद ये यहाँ आ गया, कुछ टाइम पीरियड बाद ये यहाँ आ गया। तो इस तरीके से ये फ्लो हो रहा है। तो जो एक्चुअल पाथ होगा किसी भी फ्लूइड पार्टिकल का, उसको अपन बोलते हैं, उसको अगर अपन ट्रेस करते हैं तो उसको बोला जाता है पाथ लाइन ऑफ फ्लूइड फ्लो। अब ये क्या डिफाइन करता है? ये अपन ने जो लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, अपन ने जो 2 डिस्क्रिप्शन पढ़े थे फ्लूइड काइनेमेटिक्स के, फ्लूइड फ्लो के, उसको डिफाइन करता है पाथ लाइन कि एक पर्टिकुलर फ्लूइड का पार्टिकल लिया अपन ने और उसकी स्टडी कर रहे हैं उसके मोशन की। तो एक लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन अपना दिखाता है। तो ये होगी अपनी पाथ लाइन। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन हो गई एक इंस्टेंटेनियस पिक्चर हो गया। कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है तो उसका एक इंस्टेंटेनियस फ्लूइड पिक्चर हो गया। ये कैसे हो गया? मतलब मान लीजिए कि मेरा ये कोई पाथ लाइन है, ये पाथ लाइन हो गई। यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसके ठीक 5 सेकंड बाद, इसके ठीक 5 सेकंड बाद ये यहाँ पर आ गए। 1 तो यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। ये पॉइंट शिफ्ट हो गए इस जगह पे। और अगले ही 6वें सेकंड में इन पॉइंट्स को मैं अगर देखूँ तो 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया। तो एक इंस्टेंटेनियस पिक्चर्स, एक सिंगल पॉइंट, किसी भी पार्टिकल के एक सिंगल पॉइंट पर जो अपन खींचते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ये अपना दिखाता है स्ट्रेट लाइन को। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको एक और समझने का तरीका है कि अपना कोई भी स्मोक हो गया, जैसे सिगरेट का धुआं, सिगरेट के धुएं से जो गोला बनता है, जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, वो कुछ टाइम बाद जो एक फिक्स सब उसका मोशन अपन अगर अपन डिटेक्ट करें तो कुछ टाइम बाद फिक्स पॉइंट पर मोशन अलग अलग हो जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रामकेश चौधरी और आज अपन बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन पर। फ्लूइड मैकेनिक्स का आज अपन नवा लेक्चर देख रहे हैं। इससे पहले अपन 8 लेक्चर थ्योरेटिकल पोर्शन के देख चुके हैं। उन थ्योरेटिकल पोर्शन में अपन फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्टिंग से शुरू से इसके बेसिक से स्टार्ट करके पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करते हुए आज अपन नवे लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। अब अपन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी इंपोर्टेंस क्या है। कंटिन्यूटी इक्वेशन की इंपोर्टेंस है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे थ्योरेटिकल पोर्शन तो बनता ही है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, ये बनता है। इसी के साथ ही साथ एसएससी जेईई हुआ, अपने गेट हुआ और आईएएस, इन लेवल के एग्जामिनेशन में भी इससे न्यूमेरिकल पोर्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं। जिससे कि हमको ये समीकरण से वैल्यू पुट करी, इस समीकरण में वैल्यू पुट करी, डाटा की और डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट हो जाता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये अपने बहुत यूजफुल है। तो अपन देखते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है और डिस्चार्ज क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज हो गया द क्वांटिटी ऑफ ए फ्लूइड, द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकंड फ्लोइंग ए सेक्शन, द क्वांटिटी ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड ए क्रॉस सेक्शन इन पाइप। किसी भी पाइप हुआ, चैनल हुआ, उसमें एक सेकंड में जितना पानी फ्लो हो गया किसी सेक्शन से, जितना पानी निकल गया, उस क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज बोलते हैं फ्लूइड का। अब इसको अपन डिस्चार्ज क्वांटिटी को किस में मेजर करेंगे? उसे अपन वॉल्यूम में मेजर करेंगे कि इकाई समय में कितना वॉल्यूम निकल गया है किसी क्रॉस सेक्शन से, वो उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन डिस्चार्ज को डिनोट कर देते हैं क्यू से। डिस्चार्ज को किससे डिनोट कर देते हैं? इसको डिनोट कर देते हैं क्यू से। और ये क्या हो गया? डेफिनेशन से अगर अपन देखें तो वॉल्यूम पर सेकंड क्या हो गया? वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड, इकाई समय में निकलने वाला आयतन, ये डिस्चार्ज हो गया। शांत शब्द में अगर अपन इसको देखें तो अब वॉल्यूम को किससे लिख सकते हैं अपन? वॉल्यूम को लिख सकते हैं कि एरिया इनटू लेंथ। एरिया इनटू लेंथ क्या निकल जाता है? इससे मेरा निकल जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया? इनटू लेंथ पर सेकंड। अब एक चीज और देखिए कि वेलोसिटी किसे बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं अपन की यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको अपन वेलोसिटी बोल देते हैं। मतलब विस्थापन बटा समय, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? वेलोसिटी। तो यहां से अगर मैं Q का फॉर्मूला देखूं तो Q बराबर क्या हो गया? एरिया इनटू वेलोसिटी, L अपॉन सेकंड को क्या बोल दूंगा मैं? वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज का मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया कि एरिया इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट आएगा उससे अपन किसी भी फ्लूइड का, फ्लोइंग फ्लूइड का डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। अब अपन बात करें यहाँ पर कि इसकी यूनिट क्या आएगी। इसकी यूनिट यहां से देखें तो यूनिट डायरेक्ट अपन को साफ से दिख रही है कि मीटर क्यूब पर सेकंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी।
मीटर क्यूब पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। ये किस केस में, जब अपन फ्लूइड को लिक्विड स्टेट में बात कर रहे हैं, जबकि अगर अपन इसको लिक्विड स्टेट में बात ना करके गैस स्टेट में बात करें तो गैस स्टेट के लिए इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर सेकंड। गैस की अवस्था में अगर अपन डिस्चार्ज की बात करें तो न्यूटन पर सेकंड या केजीएफ पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं अपन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पर। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है कि कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है तो वो फ्लूइड का डिस्चार्ज, मतलब उस फ्लूइड का डिस्चार्ज हर क्रॉस सेक्शन पर, किसी भी पाइप में अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो हर क्रॉस सेक्शन पर उसका डिस्चार्ज सेम रहेगा, डिस्चार्ज सेम रहेगा। जैसे कि अपन ने देख लिया कि ये कोई टेपर्ड पाइप है, इस टेपर्ड पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अब ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, इधर से इधर। तो यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मेन को नोट कर देता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर जो डिस्चार्ज होगा वही डिस्चार्ज सेक्शन 2 पर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर एरिया ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी कम रहेगी, और यहाँ पर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, तो ये इनको एक दूसरे को इक्वल करते हुए चलेंगे, मतलब डिस्चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो आएगा वो मेरे पास कांस्टेंट आएगा। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ? इससे मैं बोल सकता हूँ कि A1 B1 इज इक्वल टू A2 V2। ये हो गया कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। मास कंजर्वेशन का रूल फॉलो करती है कि मास कंजर्व्ड है, हर टाइम पे हर सेक्शन पे वो चेंज नहीं हो सकता है, तो जितना मास यहाँ से निकलेगा उतना ही मास यहाँ से निकलेगा फ्लूइड का। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन? A1 B1 बराबर A2 V2। इस सेक्शन पर एरिया और A2, इस सेक्शन पर एरिया A1, तो ये हो गया। और A1 की बात करूँ तो सेक्शन 1 पर वेलोसिटी, V2 की बात करूँ तो सेक्शन 2 पर वेलोसिटी। ये हो जाएगी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। यहाँ से अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि A1 B1 इज इक्वल टू C। एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब मास हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। ये हो जाती है मेरी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब देखिए इसका एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं, जो आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा है उसे आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए सॉल्यूशन। तो गिवन डाटा से हमको क्या पता चला? गिवन डाटा से हमको पता चला कि सेक्शन 1 पर डाया जो दिया हुआ है वो है 10 सेंटीमीटर, वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड, और सेक्शन 2 पर डाया जो दिया हुआ है वो है 15 सेमी, और वेलोसिटी अपन को फाइंड आउट करनी है और साथ ही इसका डिस्चार्ज भी फाइंड आउट करना है। तो अब ये अपन को जैसे डाया दिया वैसे अपन को पता चल गया कि पाइप एक टेपर्ड है। डाया देते अपन को क्या पता चल गया कि टेपर पोर्शन में पाइप है। टेपर पोर्शन में तो अपन ने भी देखा था अपनी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 बराबर A2 V2। इससे अपन इसका डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। डिस्चार्ज निकालने के लिए अब गिवन डाटा से मैंने इसकी एरिया फाइंड आउट कर ली सेक्शन 1 पर। सेक्शन 1 पर एरिया क्या हो जाएगा मेरा 5/4 d स्क्वायर। 5/4 d स्क्वायर एरिया फॉर्मूला लगाया A1 के लिए 5/4 d स्क्वायर। डाया रखा मैंने सेंटीमीटर में, इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर दिया 10/100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से A1 के लिए आ गया मेरे पास 0.00785 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही एरिया सेक्शन 2 पर एरिया निकाल लिया, यहाँ पर डाया आपके 15/100 का होल स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से A2 की वैल्यू आ गई। अब डिस्चार्ज सबसे पहले इसका डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू हो जाएगा A1 B1। A1 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, B1 अपने पास ऑलरेडी है ही सही, तो ये हो जाएगा 0.00785 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ से अपने पास डिस्चार्ज आ जाएगा जिसकी वैल्यू अप्रोक्स में होगी 0.0389 समथिंग मीटर क्यूब पर सेकंड। इसको आप कैलकुलेट से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जो 0.3 के अप्रोक्स आएगी। अब अपन इसकी वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। सेक्शन 2 पर वेलोसिटी निकाल देते हैं। उसके लिए अपन क्वांटिटी इक्वेशन लगा देते हैं कि A1 B1 बराबर A2 V2। तो V2 निकालना है, A2 को इसके बटे में भेज देते हैं, तो V2 इज इक्वल टू A1 B1 अपॉन A2। यहाँ से इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। वैल्यू पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 0.00785 इंटू V1 हो जाएगा 5 डिवाइड में आ जाएगा A2 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 0.01767। तो यहाँ से V2 आ जाएगा जो होगा मेरा 2.2 मीटर के समथिंग, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.22 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इसी के साथ अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अगर आपको इससे फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत हो किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।